वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 6। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसी में से एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसका नाम है CUET। तो CUET एग्जाम तुम लोग दे रहे हो क्योंकि तुम लोग को ग्रेजुएशन करना है टॉप यूनिवर्सिटी से। तो ये एग्जाम क्रैक करना तो इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छी रैंक के साथ क्रैक करना, तभी तो अपने चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी मिलेगी काउंसलिंग के टाइम पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। अब तुम्हें पता है मॉक टेस्ट क्यों सॉल्व करें? टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत सारा है और ज्यादा करेक्ट ये देखना है कि जितना पढ़ा हुआ है क्या हम प्रॉपरली उसको अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो इसी का बेटर सोल्यूशन होता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट भले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 50 क्वेश्चन है, उसमें से करना है 40, तो ये अप्लाई होगा एग्जाम में, पर यहाँ तुम क्या करने वाले हो? पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। हर एक क्वेश्चन जो तुम सॉल्व करोगे उसको कितने मार्क्स दोगे? +5 मार्क्स दोगे। जो गलत करोगे उसको -1 दोगे, जो सही करोगे तो +5 तो है, पर अगर सपोज लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो क्या करोगे? बट ऑब्वियस छोड़ दोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, रिस्क नहीं उठा सकते। तो जिसका तुम जो क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो उसको 0 मार्किंग लेके चलना। वापस मेरे साथ साथ जैसे ही मैं सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊं, सॉल्व करो और जो भी तुमने ऑप्शन सोचा है वो एक कोने में लिख के रखो। फिर जब मैं उसका आंसर डिस्कस करूं, अगर वो सही है तो दो खुद को +5 और गलत है तो 2 -1। ऐसे एंड में पूरे कैलकुलेट करके देखो कि ये पेपर तुम्हारा अभी हो रहा है 50 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन 5 मार्क का है, तो 250 का पेपर सीधे सीधे हो रहा है। तो तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं? वापस ट्राई करो कि 200 के आसपास कहीं तुम्हारे मार्क्स आए। उससे ज्यादा आ रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर कम आ रहे तो और मेहनत करनी पड़ेगी। और 200 के आसपास आ रहे मतलब एक तुम थोड़े सेफ रेंज में एंटर कर चुके हो, ठीक है। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि तुम्हारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, पर अभी रैंक लानी बाकी है, तो वो टॉप 20 में एंटर करना बाकी है अभी, ठीक है। तो चलो इसी नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। तो भले यहाँ लिखा है 50 क्वेश्चन में से 40 ही करने, पर तुम अभी के लिए प्रैक्टिस इसलिए करोगे क्या? पूरे के पूरे 50। एक और चीज, अभी कम से कम 10 मॉक के पूरे एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से देखना है। हर मॉक के बाद मैं तुम्हें कोई ना कोई टास्क देती हूँ, मॉक के साथ ही टास्क देते चलती हूँ कि इस मॉक के बाद ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, तो वो भी पढ़ते चलना है, क्योंकि टाइम कब है और अपन को पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क करना। दूसरी चीज, अब यहाँ पे तुम देखोगे और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि अगर क्वेश्चन गलत है या फिर क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन तुमको आंसर दिख रहे हैं या फिर ऑप्शन ही गलत है, तो ये सारी केसेस तब अप्लाई होंगी कि अगर तुमने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और तुमको लग रहा है कि गलत क्वेश्चन है, फिर भी तुमने अटेम्प्ट किया है, और अगर वो गलत होगा, जेन्युइनली वो अगर गलत होगा, ऐसे नहीं कि तुमको लग रहा है इसलिए गलत, एक्चुअल में अगर वो गलत रहा, तो अगर जिन स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उनको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू जब भी तुम्हारे OMR शीट जाएगी चेक होने के लिए, वहां से +5 तुमको वैसे ही रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल 10 मॉक टेस्ट, तो तुमको ये नीचे के 3 पॉइंट्स तो देखने नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हें पता ही है कैलकुलेटर और इलेक्ट्रिक गैजेट्स तो अलाउ है नहीं, तो उसको भी साइड में रख देना। अब स्पेसिफिकली अब बोलोगे मैम बायो में तो वैसे ही नहीं लगता, हाँ, पर साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहेगा तो उसमें भी यूज नहीं करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो तुम्हें पता है ड्रिल क्या है? ड्रिल सबसे पहले हम क्या करेंगे? कीवर्ड को करेंगे अंडरलाइन, उससे रिलेटेड जो भी कुछ है 1 मिनट में फटाफट फटाफट सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे और फिर बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद रखना, एक क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, टाइम लेके पढ़ना है, नहीं तो होगा क्या, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तुमको कोई दूसरा आंसर लगेगा, दूसरी बार उसी क्वेश्चन को पढ़ोगे कुछ और ही सुनाई देने लगेगा, और तीसरी बार तो वो क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है, वापस, क्योंकि इतने प्रेशर में माइंड ऐसा करता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैच द आइटम इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अपन को मैचिंग करनी है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये सिर्फ आंसर नहीं है, आंसर उसके आगे आएगा क्या, मतलब ऑप्शन से ऐसे कॉम्बिनेशन में, तो डायरेक्ट ऑप्शन पे जाओगे क्या? नहीं, सबसे पहले जो तुमको 110% आता है वो देखोगे और कौन सी मेथड लगाओगे? डिडक्शन मेथड। तो सपोज करो मैंने ऐसे देख लिया रैंडमली और मैंने देखा ओके ये लिखा है BOD है ना, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर,
अब अगर तुमको याद होगा, तुमने बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कहां पढ़ा है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। वो क्या करता है? वो बीओडी की वैल्यू कम करता है। मतलब सीधा सा लॉजिक है, जितना कम बीओडी उतना कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। कौन सा बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि तुम्हारे बायोमैग्निफिकेशन, न्यूट्रोफिकेशन और स्नो ब्लाइंडनेस में से जो बीओडी है वो आंसर है तुम्हारा बी का। अब लगाते हैं डिडक्शन मेथड, तो बी का आंसर फोर्थ ही होना चाहिए। तो देखो जरा किसका? बी का। तो यहां लिखा है बी का 1 कैंसिल, तो ये ऑप्शन ही कैंसिल, देखो भी मत आगे। बी का 2 लिखा है, हटाओ इसे। बी का 4 लिखा हुआ है, हाँ भैया ये लिखा हुआ है, ये अपनी काम की चीज मिल गई है। बी का 1 लिखा है, हटाओ इसे। देखो तुम्हारा आंसर से एक ऑप्शन देख के आ गया। ठीक है, कि क्या है तुम्हारा सही ऑप्शन? बी का है 4th। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। तो ये हुई डिडक्शन मेथड, तुम्हें टाइम बचाना है और एकदम पॉइंट में स्मार्ट वर्क करके आंसर लेना है। अब बोलोगे मैम पूरा पढ़ने में क्या जा रहा है? पूरा पढ़ने में कुछ जा नहीं रहा है, पर वो हम टाइम कंज्यूम करेंगे किसी दूसरे क्वेश्चन में, जिसको हमें हो सकता है दोबारा पढ़ना पड़े या टाइम लग रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिंस तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री भी सॉल्व करनी है, तो बेटर है कि यहाँ का टाइम कम यूज करो और जो टाइम बच गया तुम वो उठा के बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए लगा दो। ठीक है, क्योंकि टाइम तो एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला है नहीं। तो बी का हुआ 4। ठीक है, अब जरा आंसर्स देख लेते हैं कि ए है यूवी रेडिएशन। तो तुम्हें पता है यूवी रेडिएशन से क्या होता है? स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का तो हम ऑलरेडी बीओडी मैच कर चुके हैं। डीडीटी का क्या होता है? अगर याद होगा तो बायो मैग्निफिकेशन होता है। कैसे पता चला? कोई भी टॉक्सिक जो एक ट्रॉपिक लेवल पे डिपॉजिट होती है, बट ऑब्वियस उस ट्रॉपिक लेवल को उसके ऊपर जो है वो वाला ट्रॉपिक लेवल कंज्यूम करेगा। सपोज करो यहां पे जो प्रोड्यूसर्स है वहां पे मैंने क्या डाल दिया? डीडीटी छिड़क दिया ताकि इंसेक्ट्स ना आए। ठीक है, उन प्रोड्यूसर्स को किसने खाया? बट ऑब्वियस प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, जो हर्बीवोर थे। अब ये जो टॉक्सिक है डीडीटी, ये क्या चला गया? उस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट होगा, उनके सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो गया। अब जो इसके ऊपर है, इसके ऊपर जो है सेकेंडरी कंज्यूमर जो है कार्निवोर, उसने उस प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर को खाया। अब वो टॉक्सिक उसके अंदर डिपॉजिट हो गया। तो ऐसे हर लेवल पे वो टॉक्सिक और अमाउंट में डिपॉजिट होता चलेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। और आखिरी है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? यूट्रोफिकेशन के लिए। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। अब आंसर देखना। तो एक हमने देख लिया कि क्या है, थर्ड, दैट इज स्नो ब्लाइंडनेस। तो स्नो ब्लाइंडनेस इज अ इन्फ्लेमेशन एंड फोटोफोबिया कॉज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ द आई टू यूवी रेडिएशन या रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्नो और आइस। तो समझो बात को, ये क्या है? एक फोटोफोबिया, मतलब लाइट से डर लग रहा है। किस वजह से डर लग रहा है? क्योंकि जो स्नो है, जो बर्फ है, वो क्या करे? यूवी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रही है, और रिफ्लेक्ट होकर वो कहां जा रहा है? तुम्हारी आंखों में जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? ब्लाइंडनेस हो रहा है। मतलब तुमने डायरेक्ट यूवी नहीं देखा है लाइट, तुम चल रहे थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो गिरा हुआ था। वो सिंस स्नो कौन से कलर का होता है? व्हाइट। और व्हाइट कलर का जो व्हाइट कलर रहता है, वो बेसिकली व्हाइट कलर आता ही क्यों है? क्योंकि जितनी भी विजिबल लाइट रहती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसलिए व्हाइट कलर होता है। ये तुम ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो। और ब्लैक कलर क्यों होता है? क्योंकि जितना भी स्पेक्ट्रम है ना, जितने भी विब्योर कलर है या विब्योर रेंज है या जो व्हाइट लाइट है, ये जो ब्लैक कलर है, वो सारी लाइट्स को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या बन जाता है? ब्लैक कलर। तो सेम स्नो है, वो व्हाइट कलर की है, तो उसने क्या किया? जो यूवी रेडिएशन आ रही थी वो रिफ्लेक्ट कर दी। अब रिफ्लेक्ट होकर वो रेडिएशन कहां जा रही है? तुम्हारी आंखों में। रिजल्ट क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन हो गया, है ना, सूजन आ गई, और स्नो ब्लाइंडनेस का रिजल्ट हो गया। चलो आगे आते हैं। बी का है 4th, जो हमने पढ़ा था, ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, बीओडी, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। किससे रिलेटेड? एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है किसके साथ? ऑर्गेनिक मैटर के साथ। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। अब हमको पता है कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड कौन करता है? बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया। उसको डिग्रेड करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। वो कहाँ रहता है? उसी सोल्यूशन में ऑलरेडी जो पंप किया गया है एरिएशन टैंक से, है ना, ये सब पढ़ चुके हो। वहां से वो ऑक्सीजन लेता है, जो ऑर्गेनिक मैटर उसका ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन वाटर इन ऑर्डर टू डीकंपोज द ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर यूज एज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ पोल्यूशन। तो ये भी हमें पता है कि जितना ज्यादा बीओडी लगेगा, ये देखो ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जितना ज्यादा बीओडी होगा, मतलब सीधा सा लॉजिक है कि उतना ज्यादा क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। क्यों?
ऑर्गेनिक मैटर मतलब फीसिस, इन द फॉर्म ऑफ फीसिस ओनली, जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में रहता है, अब उसको हटाना है तो बट ऑब्वियस उतना बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया को जितना ऑर्गेनिक मैटर हटाना है उतना ही ऑक्सीजन लेना पड़ेगा और उतना ऑक्सीजन खींच के वो उसका ब्रेक डाउन करेगा। मतलब सीधा सा लॉजिक, जितना ज्यादा बीओडी बढ़ेगा उतना ज्यादा ही, जितना ज्यादा बीओडी लगेगा उतना ही ज्यादा क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर तो वो वाटर क्या है, उतना ही पोल्यूटेड है। चलो आगे आते हैं, जो दिया हुआ है डीडीटी वाला है ना, जो बायो मैग्निफिकेशन का दिया हुआ है। तो डीडीटी इज अ कलरलेस ओडरलेस सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। जो अभी रेनी सीजन में जो छिड़काव होता है कॉलोनीज में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करवाती है, वो भी डीडीटी ही पाउडर छिड़कवाती है। अब ये अलग बात है कि अब उसके ऊपर बैन आ गया, इतना ज्यादा भी ओवर यूज करोगे तो ये हुआ ही था, इतना ज्यादा ओवर यूज कर लिया था फार्मर लोगों ने कि अब रिजल्ट ये होने लगा कि बायो मैग्निफिकेशन होने लगा। यहां तक कि केरला के कुछ एरिया में उन्होंने इतना ज्यादा इतना एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर लिया कि वहां के जो लोग हैं वहां पे हो गया उनमें म्यूटेशन, और अब जो भी अपकमिंग जनरेशन आ रही है वो सारी डिफेक्टिव पैदा हो रही है। मतलब किसी के हाथ नहीं है, किसी के कान नहीं है ना, किसी के आई के मतलब मेंटली रिटार्ड बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये रिजल्ट क्या हुआ, इतना ज्यादा टॉक्सिक अक्यूमुलेट हो गया बॉडी में कि उसने क्या कर दिया, म्यूटेशन, चेंजेस लेके आ गया डीएनए में। तो यही चीज हमें पता है कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा ये चीज और क्या हो जाएगी, और वो टॉक्सिक और बल्क लेवल में एक्यूमुलेट होता जाएगा। मतलब सीधा सा लॉजिक है, जैसे जैसे आप मूव करोगे ऊपर की तरफ तो वहां पे एनर्जी का तो कम होता है, क्योंकि 10% एनर्जी ऊपर सप्लाई होती है, पर इन केस ऑफ टॉक्सिक तो वो टॉक्सिक और ज्यादा डिपॉजिट होते जाता है। मतलब नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल में कम टॉक्सिसिटी मिलेगी एज कंपेयर टू द टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल, वहां पे सबसे ज्यादा टॉक्सिक एक्यूमुलेट रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई हो गया ना, नीचे का लेवल ऊपर ऊपर आते आते मैग्नीफाई हो गया। तो देखो, इट इज अ टॉक्सिक टू एनिमल एंड नोन टू एक्यूमुलेट इन द टिश्यू इन अ प्रोसेस कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन। आखिरी वाला ऑप्शन था जो फॉस्फेट बता रहा था, किसका, eutrophication का। तो eutrophication is a process by which a body of water become enriched in dissolved nutrient such as phosphate। मतलब eutrophication होता क्यों है, क्योंकि जो वाटर बॉडी है उसमें न्यूट्रिएंट का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, स्पेसिफिकली कौन सा, फॉस्फेट का, और बहुत सारे बाकी भी है। पर सिंस क्या मैच द फॉलोइंग में फॉस्फेट दिया था इसलिए हमने उसको मैच किया। दैट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट लाइफ यूजुअली रिजल्टिंग इन द डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब बताओ, जहां पे न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो वहां पे फाइटो प्लैंकटन या जो प्लांट्स है पानी में रहने वाले, उनका नंबर बढ़ जाएगा, उनका नंबर बढ़ेगा, साथ में एल्गी का नंबर बढ़ेगा। और क्या होता है, एल्गल ब्लूम आता है ना, बहुत पूरा का पूरा वाटर बॉडी ग्रीन ग्रीन कलर से कवर मिलेगा। बट ऑब्वियस उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट की वैल्यू बढ़ गई, तो वहां पे न्यूट्रिएंट किसको चाहिए, बेसिकली कौन से लेवल को चाहिए होता है, प्रोड्यूसर्स लेवल को। तो प्रोड्यूसर्स का नंबर बढ़ गया। अब प्रोड्यूसर्स का नंबर बढ़ा तो वो क्या करेंगे, बट ऑब्वियस वो अपना नंबर बढ़ाएंगे। अपना नंबर बढ़ाना तो बेसिक जो प्रोसेस है इसका नाम है रेस्पिरेशन, वो तो उनको करना ही है। उसके लिए क्या चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए। सिंस ये क्या है, सबमर्ज प्लांट्स है, तो वो ऑक्सीजन कहां से लेंगे, उसी वाटर बॉडी से लेंगे, वहां से ऑक्सीजन खींचते चलेंगे, तो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका क्या अमाउंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो याद रखना, अगर इसी एमसीक्यू को या इसी मैच द फॉलोइंग को थोड़ा टफ बनाना है तो वो नेक्स्ट टाइम ये भी कर सकते हैं कि यूट्रोफिकेशन देंगे और फिर देंगे वो डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो अब ये तुमको दिमाग लगाना है कि कौन सी चीज कहां फिट हो रही है, इसलिए अपन को क्या पढ़ना रहता है, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ने, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी एक नया क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे क्रिएट किया जा सकता है। चलो मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जैसे ही वर्ड आया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या याद आया, जल्दी बताओ, मॉलिक्यूलर सिजर। दो टाइप की मॉलिक्यूलर सिजर होती है, एक्सोन्यूक्लियस जो एंड पे कट करती है, एंडोन्यूक्लियस जो अंदर स्पेसिफिक साइड पे कट करती है, ठीक। आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर और बायोलॉजिकल सिजर बिकॉज, लो हमने आंसर तो बोल दिया कि डीएनए के स्पेसिफिक साइड पे कट लगाती है। देखते हैं, दे क्लीव बेस पेयर ऑफ डीएनए ओनली एट टर्मिनल एंड। भैया कोने कोने में नहीं, कोने कोने में तो एक्सोन्यूक्लियस कट करती है, एंडो का मतलब ही होता है अंदर, अंदर स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना, ये टर्मिनल लिखा है इसलिए इसको क्रॉस। ओके, बी, दे क्लीव वन और बोथ द स्ट्रैंड। हाँ, दोनों स्ट्रैंड करती है, बिल्कुल करती है। चलो अभी के लिए रहने दो, क्योंकि अभी हमने जो बोला था कि स्पेसिफिक स्ट्रैंड पे पॉइंट पे कट करती है वो आया नहीं, इसलिए अभी इसको स्टैंड बाय रखो। आगे पढ़ लेते हैं, दे एक्ट ओनली ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। नहीं भैया, ऐसा कोई सिंगल और डबल का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ क्या कंसेप्ट है कि कोई भी डीएनए हो, सिंगल स्ट्रैंडेड हो या डबल स्ट्रैंडेड हो, कट लगेगा कौन सी जगह पे, स्पेसिफिक साइड पे। आधा तो सही लिखा है,
अच्छा, नन ऑफ दिस नहीं। देखो भले आधा सही लिखा है, जो स्टेटमेंट है वो सही है तो सही ना कि वन एक स्ट्रैंड पे भी काट सकती है, दोनों स्ट्रैंड पे भी काट सकती है। हाँ, अगर कंप्लीट करना है तो बोलना पड़ेगा कि एक या दोनों स्ट्रैंड पे काट सकती है, स्पेसिफिक जगह काट सकती है। पर इन चारों में से सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सा है? वही मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? बी वाला। तो तुम्हारा आंसर क्या हुआ? बी। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेचुरली टारगेट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए on cloud cleave on one or both the strand on the DNA, मतलब स्पेसिफिकली काटती है स्पेसिफिक लोकेशन पे। वही एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? टर्मिनल पे, कोने कोने पे काटता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर। अब ये पूछ रहे बताओ जो फ्री लिविंग फंगस है ट्राइकोडर्मा, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें याद होगा, तुम्हारी बुक में भी तुम्हारे बोर्ड में भी आया था कि हम एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के लिए हम किन को यूज कर सकते हैं। तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन था, खुद ही एक क्वेश्चन था जिसमें एक आंसर देना था कि इसका आंसर क्या है? ट्राइकोडर्मा। तो देख लेते हैं। किलिंग इंसेक्ट्स, नहीं किल नहीं करता वो। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, ओके। कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर, नहीं बाबा। प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, नहीं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है किसमें? बायो कंट्रोल मेथड में, और वो भी स्पेसिफिकली कुछ प्लांट डिजीज के लिए, मोर स्पेसिफिकली रूट बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करता है, अगर याद होगा तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्राइकोडर्मा इज अ फ्री लिविंग फंगस व्हिच इज कॉमन इन सॉइल एंड रूट इकोसिस्टम। याद आया? तो फ्री लिविंग है, रूट इकोसिस्टम में मिलता है, साथ में जिस भी प्लांट के रूट के आसपास वो रहता है तो वो क्या करता है? प्लांट में रेजिस्टिविटी क्रिएट करता है, उसको डिजीज फ्री बनाता है, मोर स्पेसिफिकली रूट बॉर्न डिजीज से फ्री बनाता है। चलो देखते हैं। इट इज एन इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट एंड यूज एक्सटेंसिवली फॉर सॉइल बॉर्न डिजीजेस। बट ऑब्वियस रूट कहाँ है? सॉइल के अंदर ना। इट हैज बीन ऑल्सो यूज सक्सेसफुली अगेंस्ट मेनी पैथोजेनिक फंजाई विच बिलोंग टू वेरियस जेनेरा, Fusarium, Phytophthora and Sclerotia. It may suppress the growth of the disease-causing organism in the rhizosphere through competition and thus reduce disease development. It produces antibiotics and toxins such as trichothiocin and sequestiprin and trichodermin which have a direct effect on other organism. हुआ क्या इतना क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ट्राइकोडर्मा इज अ फ्री लिविंग फंगस विच इज कॉमन इन सॉइल एंड रूट इकोसिस्टम। ये तो पता ही है, तभी तो वो रूट बॉर्न डिजीज जो है, रूट से रिलेटेड जो भी पैथोजन है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट इज एन इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट एंड यूज एक्सटेंसिवली फॉर सॉइल बॉर्न डिजीज। हाँ बिल्कुल सही, रूट कहाँ होते हैं? सॉइल में ही होते हैं ना, तो इसीलिए सॉइल बॉर्न डिजीज को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट हैज बीन ऑल्सो यूज सक्सेसफुली अगेंस्ट मेनी पैथोजेनिक फंजाई विच बिलोंग टू वेरियस जेनरा like Phytophthora. It may suppress the growth of the disease-causing organism in the rhizosphere through competition and thus reduce disease development. It produces antibiotic and toxins such as Trichothecia and Trichodermin which have a direct effect on other organism. तो देखो इससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली। सबसे पहले अभी तक तुमने सिर्फ क्या पढ़ा था कि जो तुम्हारा ट्राइकोडर्मा है वो क्या है? वो एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। कैसे? रूट बॉर्न डिजीज को रोक के, है ना, या फिर सॉइल बॉर्न डिजीज को रोक के। अब स्पेसिफिकली क्या पता चला कि कौन से जनरा को रोक के? यहाँ पे फाइटोप्थोरा को रोक के, है ना। और उसके बाद कैसे? अलग अलग केमिकल का प्रोड्यूस करके, अलग अलग टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जैसे तुम्हारा होगा ट्राइकोडर्मिन। तो ये जो टॉक्सिन्स है और ये वाला जो एक और टॉक्सिन्स है वो क्या करता है? जो दूसरे पैथोजेंस है उनको किल करता है। ठीक है, तो हो सकता है अगली बार जो पेपर आए तुमको तो इसी पे क्वेश्चन आ जाए कि मैच द फॉलोइंग में आ जाए कि जो तुम्हारा ट्राइकोडर्मा है बताओ कि वो कैसे और ऑप्शन में रहेगा या तो फाइटोप्थोरा, ठीक है, या फिर दूसरा हो गया ट्राइकोडर्मिन। तो ये तुमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो यूज की जा सकती है कि एमसीक्यू फॉर्म करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The unequivocal proof of DNA as a genetic material came from the studies on a। ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि बताओ ये कहां से पता चला कि जो डीएनए है वो ही जेनेटिक मटेरियल है, किस ऑर्गेनिज्म को मॉडल लेके। तो अगर याद होगा हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने क्या यूज किया था? बैक्टीरियोफेज को यूज किया गया। उसमें उन्होंने क्या स्पेशलिटी थी? दो अलग अलग मीडियम में ग्रो किया था। एक को क्या किया था? रेडियो एक्टिव सल्फर
से लेबलिंग की थी, मतलब टैगिंग की थी, और एक को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से किया था। जो फॉस्फोरस था वो कहाँ इनकॉर्पोरेट हो गया, डीएनए में, क्योंकि डीएनए में किसका बना रहता है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना रहता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और आखिरी क्या हम बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। तो उसका जो फॉस्फेट है, जो वो फॉस्फोरस है, वही था, वो वहां इनकॉर्पोरेट हो गया। दूसरा क्या यूज किया गया था, रेडियो एक्टिव सल्फर। तो सल्फर किसका पार्ट रहता है, अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड क्या बनाता है, प्रोटीन। और तुम्हें पता है कि वायरस में 2 ही तो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटीन कोड जिसमें आ गया तुम्हारा रेडियो एक्टिव सल्फर, और दूसरा आ गया क्या तुम्हारा डीएनए कंटेंट, जेनेटिक मटेरियल, जिसमें आ गया तुम्हारा फॉस्फोरस। तो ये कौन से सैंपल मॉडल को लेके स्टडी किया गया था, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, वायरॉइड, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियम, फंजाई, नहीं बैक्टीरियोफेज था। अब बोलोगे मैम पर एट द एंड उसको उन्होंने इन्फेक्ट तो इकोलाई में किया था ना, तो इकोलाई मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी तो बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो चेंजेस थे, जो टैगिंग की गई थी, वो कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म पे किया गया था, वायरस पे, जो क्या है, एक बैक्टीरियोफेज है। इसलिए आंसर क्या आया, बैक्टीरियोफेज। ये अलग बात है, उसका एक्सप्रेशन चेक कहां हुआ था, इकोलाई में, ठीक। इसलिए चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द unequivocal proof that DNA is a genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase. They worked with virus that infect bacteria called bacteriophage. हमने तो एक्स्ट्रा भी और बहुत सारा रिवाइज कर लिया। चलो आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बायोमैग्निफिकेशन। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, थोड़ी देर पहले किसमें था, मैच द फॉलोइंग में, जहां पे हमने मैच किया था डीडीटी। तो इतना तो पता है हमको, अगर तुम्हारा वो गलत हो गया होगा बाय चांस या सही है, तभी पता है कि डीडीटी का तो आंसर बायोमैग्निफिकेशन, तो ये तो है। पर अगर याद होगा जब हमने बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा था तो हमने ये बोला था कोई भी टॉक्सिक है ना, जो भी टॉक्सिक है या टॉक्सिक मटेरियल है या मॉलिक्यूल है जो लोअर ट्रॉफिक लेवल में जमा है, होगा क्या, धीरे धीरे वो ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में पास होता चलेगा और वो बड़े क्वांटिटी में डिपॉजिट होता चलेगा। तो डीडीटी तो है एक टॉक्सिक। उसके बाद अब यहां देखो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नहीं। दूसरा कौन सा है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की पॉइजनिंग होती है, तो मर्क्यूरी भी है टॉक्सिक, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन क्या आया, बोथ B एंड C। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Biomagnification, also called as bioaccumulation, is the accumulation of the non-biodegradable toxic material like mercury, DDT एक्सेट्रा इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। तो मोर प्रिसाइजली अगर हमको बोलना है तो टॉक्सिक तो जमा हो रहा है, किस टाइप का टॉक्सिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इंक्रीज एट सच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन, thus harming the environment at an alarming rate, whereas sulfur dioxide is an air pollutant and act as precursor of acid rain। देखो वो भी pollutant है पर दोनों में अंतर है। एक है जो फूड चेन के थ्रू पास ऑन हो रहा है, फूड चेन के थ्रू पास ऑन कब होगा, जब एक ट्रॉफिक लेवल का जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके जो नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल है उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और जो ओरिजिनल है, जो तुम्हारा मर्क्यूरी और डीडीटी है, वो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर किसी तरह अक्युमुलेट हो जाए, निकले ही नहीं बाहर, बस अंदर ही रहे और वो हर लेवल के साथ अंदर अंदर अक्युमुलेट हो जाए। सिंस ये अक्युमुलेट होता है इसलिए बायोमैग्निफिकेशन को क्या बोलते हैं, बायो अक्युमुलेशन, कि एक टॉक्सिक आ गया बॉडी के अंदर, बस आ गया, अब बाहर नहीं निकलेगा, ठीक। अब वो क्या करोगे, जब तक वो मतलब वो उस ऑर्गेनिज्म के साथ एंड तक रहेगा, उसके सेल्स में वो चीज एंटर कर चुकी है। अब वही ऑर्गेनिज्म अगर तुमने खा लिया तो वो सेम चीज तुम में पास ऑन हो गई फूड चेन के थ्रू, ठीक है। वही SO2 भी क्या है, तुम्हारा पॉल्यूटेंट है, पर क्या वो फूड चेन के थ्रू पास ऑन हो रहा है, नहीं, वो क्या है, एक एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द कटिंग ऑफ DNA एट अ स्पेसिफिक फिक्सेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, अरे देखो इसके थोड़ी देर पहले पूछा था उन्होंने, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां कट करता है, तो उसका ऑप्शन था बोथ स्ट्रैंड, सिंगल एंड डबल। अब वही चीज जहां हमने वहां रिपीट की थी, उन्होंने पूछ लिया कि स्पेसिफिक लेवल पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर बोलते हैं, पर 2 टाइप की होती है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। अब उन्होंने वर्ड स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है, वो भी डीएनए के अंदर, तो क्या आएगा तुम्हारा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना। अब सिंस उन्होंने एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस कुछ मेंशन नहीं किया तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे जाएंगे। अगर बात करो लाइगेस की, तो लाइगेस क्या करता है,
है, जॉइनिंग का काम करता है, इसीलिए उसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। अच्छा, प्रोब्स क्या है, जो टैगिंग में हेल्प करता है। सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन है। जैसे एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हमने यूज कर लिया सिलेक्टेबल मार्कर की तरह, या एक क्रोमोजेनिक जीन को यूज कर लिया एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर द मॉलिक्यूलर सीजर दैट कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। वही डीएनए के अंदर कट करने लगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, एंडोन्यूक्लियस। कैसे पता चलता है कि किस जगह कट करना है, वहां पे रिपीटेटिव सीक्वेंस रहता है ना, मोर स्पेसिफिकली ऐसा सीक्वेंस जो इस तरफ से भी पढ़ा जाए, जो इस तरफ से भी पढ़ा जाए, इसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक, और जो एंड में कट लगा है, टर्मिनल्स पे कट लगा है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। अच्छा, पैलिंड्रोम से याद आया, तुम्हारा ई कोराई R1 का पैलिंड्रोम का सीक्वेंस क्या है, GAATTC। तो देखो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन अपन ऐसे रिवाइज कर सकते हैं, क्या पता ये अगले टाइम वही क्वेश्चन बन के आ जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बैसिलस thuringiensis इज वाइडली यूज्ड एज। अरे बैसिलस thuringiensis तो एक बैक्टीरिया है मैम, फिर उसके अंदर का जीन, मोर स्पेसिफिकली एक क्राई जीन जो कोड करता है एक टॉक्सिक प्रोटीन के लिए जिसका नाम है क्राई प्रोटीन, या जो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है पर इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। एट द एंड वो मारता किसको है, इंसेक्ट्स को। तो जो बीटी है, जो बैसिलस thuringiensis, वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक इंसेक्ट किलिंग की तरह काम कर रहा है, इंसेक्ट को मार रहा है, इंसेक्ट किलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है। मतलब बैसिलस thuringiensis नहीं, उससे जो निकला हुआ क्राई प्रोटीन है उसके बारे में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा तुम्हारा, इंसेक्टिसाइड। अच्छा, किसी ने पूछा बताओ कौन से 3 जीनस को वो मार रहा है, तो ये तुमको पता है, लेपिडोप्टेरेंस, टिलियोप्टेरेंस और डायप्टेरेंस। ठीक, चलो आगे मूव करते हैं। अच्छा, वीडीसाइड्स की अगर मैं बात करूं तो जो वीड्स को मारता है, उसके बाद रोडेंटिसाइड जो रोडेंट्स को किल करता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं, सिर्फ इंसेक्ट्स को मार रहा है बाबा। ठीक है, वो भी स्पेसिफिकली 3 जीनस वालों को। ओके, बैसिलस thuringiensis is to control butterfly caterpillar। अच्छा, स्पेसिफिकली बटरफ्लाई कैटरपिलर नहीं, बटरफ्लाई तो है पर किसकी, जो इन 3 कैटेगरी में आता है उनकी। ठीक है, these are available in sachet as dried spore which are mixed with water and sprayed on the vulnerable plant such as brassica and fruit tree, where these are eaten by the insect larvae. In the gut of the larvae the toxin is released and the larvae get killed। अब ये देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर तुम्हें क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था सेट 2 में, जहां तक मेरे को याद है वो कॉमन क्वेश्चन था, सारे सेट में था क्वेश्चन कि बताओ बीटी किसकी तरह काम करता है, कैसे काम करता है। तो तुमने लिखा था वहां एक्टिवेट होता है, अल्कलाइन पीएच में जाता है, गट में एक्टिवेट होता है, फिर जो क्रिस्टल है वो सल्यूबलाइज हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, पोर क्रिएट करता है, लाइसिस होता है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो वही चीज उन्होंने वापस किस फॉर्म में पूछ ली, तुम्हारे ऑप्शंस के फॉर्म में पूछ ली। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब। तो भैया आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, अगर याद होगा, सिंस उन्होंने बोला है आरएनए पॉलीमरेज, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, हमेशा जो पॉलीमरेज है वो डीएनए को ही पढ़ रहा है। अगर मैंने बोला डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो वो किस में इन्वॉल्व है, रेप्लिकेशन में। पर सिंस यहाँ पे क्या लिखा है, आरएनए पॉलीमरेज, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज में, मतलब ये पक्का ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो ये पॉलीमरेज अटैच कहाँ होता है, तुम्हारे अगर याद होगा तो जो प्रमोटर वाली जगह वहां अटैच होगा, पर ट्रांसक्राइब क्या करेगा, तुम्हारा मेन स्ट्रक्चर जीन, और एंड में क्या आता है, टर्मिनेटर वाली जगह, वो ट्रांसक्राइब करता है। तो यही तो पूछ रहे हैं, देखो कि क्या ट्रांसक्राइब कर रहा है। तो इनिशिएटर वाली जगह, मतलब प्रमोटर वाली जगह, तो वो सिर्फ अटैच हुआ, अटैच होकर उसने आगे बढ़ना शुरू किया। आगे बढ़ने के लिए प्रमोटर वाली जगह लगा सिग्मा फैक्टर, आगे बढ़ा तो सबसे पहला वाला कौन सा है, इनिशिएशन कोडॉन, जिसका नाम क्या है, AUG। देखो एक्स्ट्रा कुछ कुछ याद करते चल रहे हैं। फिर जितना भी स्ट्रक्चरल जीन में जो जो इंफॉर्मेशन लिखी है सब ट्रांसक्राइब हो गई। एंड में पहुंचे तो कौन सा था, स्टॉप कोडॉन, रुक जाओ भैया, कौन कौन से 3, UA, युगा, युअग, UAA, UGA और UAG। ठीक, तो ये किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है, उस 2 रीजन को जिसमें आता है स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेशन रीजन। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर रीजन, बट ऑब्वियस आरएनए पॉलीमरेज कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सब यूनिट इंक्लूडिंग अ सिग्मा फैक्टर जो अटैच हो रहा है प्रमोटर वाली जगह पे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट कैटलाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इट रिकॉग्नाइज द स्टार्ट सिग्नल और प्रमोटर रीजन ऑफ द डीएनए व्हिच देन अलोंग विद
RNA polymerase bind to promoter to initiate transcription. In eukaryote, there are 3 RNA polymerase, 1, 2 and 3, और वही प्रोकैरियोट में एक ही होता है. The process include a proof reading mechanism. हमें पता है ये प्रूफ रीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए को क्या करना है, पहले तो ट्रांसक्राइब करना है, बहुत जल्दी ट्रांसक्राइब करना है और एक्यूरेट ट्रांसक्राइब करना है, मतलब एकदम एग्जैक्ट जो लिखा है वही हो जाए, ऐसा कुछ गड़बड़ बीच में म्यूटेशन ना हो जाए, है ना, क्योंकि पता है म्यूटेशन का रिजल्ट क्या हो गया, पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाएगी. तो प्रूफ रीडिंग भी क्या करनी है, साथ साथ में करते जानी है. ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. तो नॉट क्या हुआ तुम्हारा, कीवर्ड, ठीक है, मतलब याद रखना है. अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. तो हॉटस्पॉट में से ये 4 ऑप्शन दिए, उनमें से कौन सा नहीं है, चलो देख लेते हैं ऑप्शन. लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, अरे बाबा सबसे ज्यादा भी स्पीशीज मिलनी चाहिए, ज्यादा स्पीशिएशन भी मिलनी चाहिए, वैरायटी भी मिलनी चाहिए, ठीक है, और हो सकता है एंडेमिक स्पीशीज भी जहां मिले उसी को तो हम हॉटस्पॉट्स बोलते हैं. चलो देख लेते हैं. लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, ये तो हॉटस्पॉट का है ही, रूल ही है, पर पूछा है नॉट, काटो. अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज मतलब ऐसी स्पीशीज जो उसी पर्टिकुलर रीजन में मिले, ठीक है, तो ये तो फीचर है पर पूछा है नहीं, काटो. लार्ज नंबर ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, वो भी मिल सकती है पर ये तो फीचर है, पूछा क्या है, नहीं है, काटो. मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन, अगर तुमको याद होगा सबसे ज्यादा वैरायटी स्पीशिएशन कहां मिलता है तुमको, ट्रॉपिकल रीजन के पास मिलता है, करेक्ट. और ये क्या लिखा है, पोलर रीजन, परमाफ्रॉस्ट रीजन है ये, वहां पे तो वैसे ही नॉर्मल में स्पीशीज नहीं मिलेगी. तुम स्पीशिएशन की बात कर रहे हो वो तो और ही दूर की बात रही, ठीक है, मतलब और वैरायटी की बात कर रहे हो बहुत कम रहे, क्योंकि याद है पोलर रीजन में हमने 2-3 मतलब जो कोल्डर रीजन है उसमें बहुत सारे रूल्स पढ़े, उसमें से एक आता है एलन रूल. एक रूल बोलता है कि छोटे एनिमल्स मिलेंगे नहीं क्योंकि उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या रहता है, बहुत ज्यादा होता है, तो उस वजह से जितनी वो हीट लॉस करते हैं उससे तो बहुत कम वो प्रोड्यूस कर पाते, इसलिए छोटे साइज के एनिमल तो मिलते ही नहीं है. तो जब एनिमल ही नहीं मिल रहे तो पोलर रीजन में कहां से हॉटस्पॉट बन गया. चलो तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हुआ, सिंस उन्होंने नॉट पूछा था तो वही क्या हुआ, मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन. तुमको याद होगा जनरली सारे हॉटस्पॉट कौन से एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है. चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्पेसिफिकली रेफर टू 25 बायोलॉजिकल रिच एरिया अराउंड द वर्ल्ड दैट हैव लॉस्ट at least 70% of their original habitat. They are characterized by the large number of flora and fauna, abundance of endemic species, also large number of alien or exotic species. They are mostly found in tropical and temperate region. सबसे ज्यादा tropical में, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा temperate region. There are no biodiversity hotspot in polar region. अरे polar region तो एक extreme condition हो गई, सिर्फ उनसे जो adapted है वही organism वहां मिलेंगे, हर कोई नहीं मिलेगा. चलो, और जो मिलते हैं ऑर्गेनिज्म वो भी अलग अलग मेथड ढूंढ लेते हैं उससे कोप अप करने का. जैसे पोलर बियर मिल रहा है तो क्या कर रहा है, बहुत ठंडी आ गई, उसको भी पता है यहाँ खाना नहीं मिलने वाला, तो बोलते हैं सो जाते हैं. तो सो जाते हैं मतलब क्या, हाइबरनेशन कर लेते हैं, ठीक है. चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स इज रिड्यूस. तो एक्टिवेटेड स्लज अगर तुमको याद होगा क्या होता है, मैश होता है, किसका, बैक्टीरिया का और फंजाई का. यही भी तुम्हारा क्वेश्चन था 12th बोर्ड का, ठीक है, ठीक है, याद हो गया, कुछ कुछ याद आ रहा है. अच्छा, उन्होंने बोला कि इस जो एक्टिवेटेड स्लज है, स्लग है जो जिसमें मैश है बैक्टीरिया का और फंजाई का, जो उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड फ्लॉक्स लिख दिया और खत्म कर दिया. अब बताओ इसको हमने ऑक्सीजन कम दे दिया तो क्या होगा. अरे अगर तुमको याद होगा तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज रहता है ये बेसिकली एरोबिक बैक्टीरिया से बना रहता है और एंड फंजाई से. तो एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऑक्सीजन चाहिए, अब तुम उसको ऑक्सीजन ही काट रहे हो, तो ऑक्सीजन ही अगर कट गई तो क्या ये सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. तो वही तो आंसर आएगा. तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है. इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. स्लो डाउन की बात करें, मर जाएगा, वो क्या करेगा, स्लो कुछ नहीं करने वाला, सब खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, है ना. द सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बिकम एनॉक्सिक. एनॉक्सिक मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, हाँ वही नहीं मिलेगा, तुमने लोअर कर दिया. विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया. क्यों, क्योंकि एक ऐसा बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया, एंड इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक्स. बिल्कुल सही, ये एकदम एग्जैक्ट फिट हो रहा है. आगे का भी देख लेते हैं.
फ्लॉक्स वुड इंक्रीज इन साइज एज एनारोबिक बैक्टीरिया वुड ग्रो अराउंड फ्लॉक्स। अरे बाबा, फ्लॉक्स बना ही है एरोबिक बैक्टीरिया का, उन्होंने एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में पूछा नहीं है। ये अलग बात है कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, पहले उसमें क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया आता है, अपना कमाल धमाल दिखाता है। जब वो सारी चीजें हो जाती है, बीओडी का लेवल कम हो जाता है, फिर आता है एनारोबिक बैक्टीरिया। पर फ्लॉक्स बेसिकली एरोबिक बैक्टीरिया का बना होता है। आखिरी, प्रोटोजोआ वुड ग्रो इन लार्ज नंबर, नहीं, इसके बारे में तो मेंशन ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, बी। चलो अब इसका क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Activated sludge microorganisms need oxygen as they oxidize waste to obtain energy for growth. Insufficient oxygen will slow down or kill off aerobic microorganism, make facultative organism work less efficiently and ultimately lead to the breakage of flocks. It also result in the production of foul smell byproduct of anaerobic decomposition. So, sufficient oxygen must always be sustained in the aeration tank to ensure complete waste stabilization. ठीक है, ये तो आगे आपने सॉल्व कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Which one of the following pair of codon is correctly match है, ठीक है, मतलब ये हुआ तुम्हारा कीवर्ड, ठीक है। मैच विद देयर फंक्शन और सिग्नल फॉर द पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। अब अपन को याद करना है। अब बोलोगे मैम आपने बताया था जब आप चैप्टर पढ़ा रहे थे कि आपको सारे अमाइनो एसिड के कोड्स याद करने, पर सपोज करो हम नहीं कर पा रहे या किसी वजह से हम भूल गए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करोगे, डिडक्शन मेथड लगाओगे। कुछ तो कोड्स तुमको याद है, जैसे AUG किसको करता है, स्टार्ट कोडॉन को या इनिशिएटर कोडॉन को या फिर मिथियोनिन को। स्टॉप कोडॉन कितने, 3 है, कौन कौन से, UR, युगा, युअक। तो इतना तो अपन को पता है, इतनी इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तुमने और भी कुछ पढ़ रखा है, जैसे ग्लूटामिक एसिड GAG है, वैलिन GUG है। तो देखो कुछ कुछ अलग अलग जगह पढ़ा है, पर याद तो है तुमको। फिर मैंने बोला था कि कुछ 2-3 हर कैटेगरी के 2-2 अमाइनो एसिड के कोड्स याद कर लो, नाम भी याद कर लो। जैसे हिस्टोन तुमको पता है कि लाइसिन का बना होता है, तो 2 बेसिक अमाइनो एसिड याद कर लो, उसके कोड्स याद कर लो। 2 एसिडिक अमाइनो एसिड याद कर लो, उसके कोड्स याद कर लो। सपोज करो तुम वो भी भूल गए, तो ये क्वेश्चन डिडक्शन से ही सॉल्व हो जाएगा। देखो अब उन्होंने क्या बोला है, करेक्टली मैच, मतलब सीधा सा लॉजिक है, इन 4 में से सिर्फ एक करेक्ट होगा, बाकी 3 गड़बड़ होंगे, तो वो एक करेक्ट को ही ढूंढ लो ना। देखो जरा, अब बोलोगे मैम हमको एलेनिन का क्या कोड है हमें नहीं पता, छोड़ दो, मतलब जाने दो, अभी छोड़ दो, है ना, तो अभी सिर्फ ऐसे ही मार्क कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद स्टॉप कोडॉन लिखा हुआ है। अब बोलोगे मैम स्टॉप तो 3 रहते हैं, हाँ 3 देख लो, कौन कौन से, UR, युगा, UGA और UAG। हाँ ये तो सही लिखा, तो सही है ना, हाँ ठीक है, तो अभी के लिए राइट लगा लो, पूछा उन्होंने सही ही है। चलो AUG, अब हमें पता है स्टार्ट मिथियोनिन होता है, पर सिर्फ AUG होता है, ACC नहीं होता, तो ये हमको पता है, ये 100% गलत है। अब तुम्हें ल्यूसिन का पता हो या एलेनिन का पता हो नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिडक्शन से इसलिए सॉल्व हो जाएगा। तुम 110% श्योर हो कि यही आंसर होगा, और उन्होंने सिर्फ वही पूछा है कि बताओ एक करेक्ट कौन सा है। तो जब ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इन 4 में से करेक्ट कौन सा, मतलब सीधा सा लॉजिक लगाओ कि 4 में से 3 इनकरेक्ट होंगे, और हो सकता है वो तुमको इन्फॉर्मेशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा सिर्फ करेक्ट से काम हो जाएगा। तो देखो तुम ऑलरेडी स्टॉप कोडॉन 3 है, उनके तीनों के नाम पढ़ चुके हो, उसी से सॉल्व हो गया, ठीक। तो घबराना नहीं है, तो ये बोलेगा आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन, नहीं पढ़ा था, टफ बना था, अरे जरूरत ही नहीं है सब पढ़ने की, मिनिमम से भी काम हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वही एक्सप्लेनेशन है, क्या है, 3 स्टॉप कोडॉन है, UR, UAA, युगा, मैंने बोला था तुम आओ, मतलब UR, UAA, तुम गाना गाओ, युगा, UGA, और फिर ज्यादा ही गाना बेकार लग गया तो उल्टी हो गई, तो UOG, है ना, तो UAG, ठीक है, ऐसा याद रखने का तरीका था। चलो तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन सिकल सेल एनीमिया, जैसे ही सिकल सेल एनीमिया आया क्या याद आया, GAG, जल्दी बता दो GAG की जगह पे कौन आ जाता है, GUG। जब GAG रहता है तो कौन सा अमाइनो एसिड कोड होता है, ग्लूटामिक एसिड। जब GUG हो जाता है तो क्या हो जाता है, वैलिन हो जाता है। क्या पता यही क्वेश्चन हो, चलो देख लेते हैं। इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन, हाँ पता है, उसमें नया क्या है, पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, एक ही जगह U लग गया है। Which one of the following triplet code for valine? अब देखो ये भी तुमको एक अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड तो वैसे ही याद हो गए, ग्लूटामिक एसिड और वैलिन, तो ये तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हुआ कि क्या किसके लिए कोड कर रहा है, तो ये हुआ तुम्हारा GUG,
ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज अ रेसेसिव ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अगर तुम भूल रहे हो तो इससे ये इतना सा भी एक लाइन क्वेश्चन आ सकता है। उन्होंने पूछ लिया सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ, 4 ऑप्शन, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अब तुमको अगर देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन को ही मैंने एक क्वेश्चन में फॉर्म करके दे दिया। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमेशा, इसलिए कम से कम 10 मॉक के क्या करने, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने, ठीक। This disease is controlled by single pair of allele HBA and HBS। अब समझो बात को, जो तुम्हारा यहाँ पे इफेक्ट कौन हो रहा है, मतलब सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई, ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, मैम हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो हमारा आरबीसी किसकी बनी रहती है, हीमोग्लोबिन की, जिसमें हीम रहता है तुम्हारा कौन सा पार्ट, आयरन पार्ट, ग्लोबिन रहता है प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन का ही ढंग से ऐसा फॉर्मेशन हुआ और डिस्क जैसा शेप बना। अब यहाँ पे ये शेप हो जाता है गड़बड़। क्यों गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हो जाता है पॉइंट म्यूटेशन। अब सिंस ये ग्लोबिन है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन मतलब पक्का ट्रांसलेट हुआ होगा, ट्रांसलेट मतलब पक्का एमआरएनए बना होगा, पक्का एमआरएनए मतलब ट्रांसक्राइब हुआ होगा। तो इस टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे या फिर बाय बर्थ जो डीएनए में जहां पे GAG होना चाहिए था, एक ही जगह कौन आ गया, यू आ गया। लो, एक अमाइनो एसिड चेंज, सोचो एक बेस चेंज हुआ, एक बेस के कारण एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ, एक अमाइनो एसिड के कारण पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया, सीक्वेंस के कारण क्या हो गया, पूरा शेप चेंज हो गया, और शेप के कारण जो तुम्हारी आरबीसी डिस्क जैसी होनी चाहिए थी, कैसी बन गई, हंसिया जैसे। अब बोलोगे मैम ये तो चांद जैसे दिख रहा है, हंसिया कहाँ, वो जिसने इसको डिस्कवर किया उसने ऐसे मान के चला इसके नीचे हंसिया था, ठीक है, हंसिया नहीं है, मतलब अब तुमको जो मानना है, पर उसने उसको सिकल सेल एनीमिया दिया, ठीक है। तो देख लेते तो किसकी मेन कहां से गड़बड़ी हुई, वही प्रोटीन की गड़बड़ी हो गई, जिसमें कौन दो इन्वॉल्व है, दो एलील्स प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन चेन के HBA एंड HBS, S मतलब सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ अ डिफेक्टिव एलील कोडिंग फॉर बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है। इट रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ HBA इनटू HBS इन व्हिच ग्लूटामिक एसिड GAG इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। कैसे, GUG की वजह से। कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे इन ईच ऑफ द 2 बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। दिस सब्स्टिट्यूशन ऑकर ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, जिसको हम पता है हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, from GAG to GUG, whereas the other code GGG and AAG do not code for valine। तो भैया सिर्फ GUG ही चाहिए था, तो वही फिट होगा तभी काम होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सोचो इतना पेयर से, इतने एक्सप्लेनेशन से और 2 क्वेश्चन बन सकते। एक तो मैंने बता दिया रेसेसिव ऑटोसोमल जीन, एक बता दिया, एक आ जाएगा तुम्हारा एलील के कॉम्बिनेशंस पे, एक आ गया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। सोचो मतलब एक्सप्लेनेशन से ही 3 क्वेश्चन अलग से फॉर्म हो सकते हैं, ठीक। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया। देखो ये वो एरिया है जो तुम लोग छोड़ देते हो, जहां पे मैंने बोला था एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो सीधा का सीधा एग्जाम्पल उठा के दे देते हैं, फिर बोलोगे मैम ये तो पढ़ाई नहीं है या भूल ही गए। तो ये एज इट इज तीनों के तीनों नाम तुमने देखे होंगे किसमें। हाँ, अब बोलोगे मैम पर सर्पेंटिना थोड़ी ना दिया था, रॉ वोल्फिया वॉमेंटिना दिया था एनसीईआरटी में, जीनस तो सेम दिया था, इसलिए रॉ वोल्फिया, सैंटेलम, एलम और साइकैस तुम तीनों कंसिडर करोगे किस में, तुम्हारे एंडेंजर्ड प्लांट में। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। ऑल ऑफ द अबव मेंशन प्लांट आर एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया। रॉ वोल्फिया, सर्पेंटिना, अब यहाँ पे सर्पगंधा जिसको बोलते हैं, तुम्हारी बुक में वोमेंटिना के बारे में दिया है, ठीक है। सैंटालम, एलम and Cycas belladome are facing the threat of extinction due to their medicinal and commercial importance। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Dash is a CNS stimulant as it interfere with the transport of neurotransmitter dopamine। CNS में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब सीधा सीधा वो ये पूछ रहा है कि कौन सा जो ड्रग है उसके कौन से रिसेप्टर है जो कहाँ पे रहते हैं तुम्हारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये तो एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन हो गया। जल्दी बताओ क्या हुआ आंसर इसका, कोकेन,
ठीक है, तो चलो इसके एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। कोकेन अटैचेस टू द डोपामीन ट्रांसपोर्टर। अब एक तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैम हमने तो ओपॉइड्स भी पढ़ा हुआ है, उसका भी दिया हुआ है कि ओपियम रिसेप्टर्स रहते हैं, करेक्ट, वो गलत नहीं लिखा है, पर अगर तुम्हें याद होगा तो कोकेन वाले पैरा में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि वो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जो काम है उसके साथ इंटरफेयर करता है, और यहाँ पे सीएनएस भी दिया है, पर मोर स्पेसिफिकली वो किसके ऊपर बोल रहे हैं कि किसके साथ इंटरफेरेंस हो रहा है, तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के साथ, और वहां पे तुम्हारी बुक में किसके बारे में मेंशन्ड है, कोकेन के बारे में। तो चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Cocaine attaches to the dopamine transporter and blocks the normal recycling process, resulting in a buildup of dopamine in the synapse, which contribute to the pleasurable effect of cocaine. अब pleasurable effect मतलब ये नहीं होता कि सब लोग करने लगो, ये तुम्हें यूफोरिया के बारे में बता रहा है कि जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो रही है, फॉल्स हैप्पीनेस हो रही है, तुमको हैलुसिनेशन भी हो रहा है, डायनासोर नहीं है फिर भी दिख रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे बॉडी का, हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन, उसके साथ ये क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, और रिजल्ट ये हो रहा है कि फॉल्स हैप्पीनेस या यूफोरिया या प्लेजरेबल इफेक्ट दे रहा है। क्योंकि जो सिनेप्सिस के बीच में, मतलब दो न्यूरॉन्स का जो जंक्शन रहता है, एक का एंड वाला पोर्शन और एक का स्टार्टिंग वाला, मतलब एक का डेंड्राइट वाला पोर्शन और दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पोर्शन, इसके बीच में सिनेप्स बोलते हैं, जहां पे केमिकल ट्रांसमिशन होता है, तो वहीं पे जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है डोपामीन का उससे कहीं ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, और वो ट्रिगर करता है किसको, प्लेजरेबल इफेक्ट को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो नॉट हुआ तुम्हारा कीवर्ड, अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए, तो वो पूछ रहा है बताओ इनमें से ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूनिट ऑफ डीएनए का कौन सा पोर्शन नहीं है। तो अगर याद होगा जब तुमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सबसे पहले क्या आता है, प्रमोटर आता है, फिर क्या आता है, स्ट्रक्चरल जीन आता है, आखिरी में क्या आता है, टर्मिनेटर आता है। अब इन तीनों के अलावा कुछ लिखा होगा तो वो नहीं होगा। तो देखो जरा, इंड्यूसर तो हाँ अगर ये है हो सकता है, फिर भी अगर नहीं याद आ रहा है तो रखे रहो उसको, ठीक है। उसके बाद हुआ तुम्हारा टर्मिनेटर, वो तो सबसे आखिरी में पोर्शन है, और पूछा क्या है, नॉट अ पार्ट, पर ये तो पार्ट है, सबसे आखिरी वाला पार्ट है टर्मिनेटर, जहां पे हमारा रो फैक्टर अटैच होता है, प्रमोटर पे अटैच क्या होता है, सिग्मा फैक्टर, तो ये दोनों भैया पार्ट है। पूछा है कौन सा नहीं है, इसलिए लगाया क्या, क्रॉस, और दोनों के बीच में काम की चीज क्या होती है, स्ट्रक्चरल जीन, तो ये तो पार्ट हुआ। पूछा क्या है, नहीं है, हटाओ इसे। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या बचा, इंड्यूसर। अगर याद होगा तो इंड्यूसर कहां पढ़ा हुआ है तुमने लैक ओपेरॉन में पढ़ा हुआ है, जहां पे हमने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़े हैं वहां पे। तो इंड्यूसर मतलब क्या होता है, जो रोकने वाले को रोकता है। तो रोक कौन रहा है, रिप्रेसर, याद आया, जो किस कौन से वाली पोजीशन पे जाके अटैच होता है, तुम्हारे ऑपरेटर वाली जगह पे, है ना। ये प्रमोटर है, ये तुम्हारा आई जीन है, जो इनहिबिटर है वो एक एमआरएनए बनाएगा, यही एमआरएनए फोल्ड होके एक तुम्हारा जो है रिप्रेसर बनाएगा, और ये रिप्रेसर जाके किसके साथ अटैच हो जाएगा, ऑपरेटर वाली जगह पे। तो सिंस इसके साथ अटैच हो जाएगा तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो यहाँ अटैच नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी कोई अटैच है। तो ये सामने वाला जो स्ट्रक्चरल जीन है जिसमें ZYA, लैक Z, लैक Y, लैक A जीन है, वो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएंगे। अब इसको, ये प्रोसेस को, ये जीन को क्या करना है, स्विच ऑन करना है। तो स्विच ऑन करना मतलब इस वाली जगह को खाली रखना है ताकि हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ अटैच हो जाए। तो अगर यहाँ अटैच करवाना मतलब जो पहले से अटैच है उसको हटाना है। तो रिप्रेसर कौन था, जो रोक रहा था इस प्रोसेस को, अब इसको रोकना है। तो इसको रोकने का काम कौन करता है, इंड्यूसर। इंड्यूसर होता ही क्या है, रोकने वाले को रोकता है। तो इंड्यूसर लैक ओपेरॉन में कौन होता है, अरे खुद लैक्टोज मॉलिक्यूल होता है। कुछ याद आया, चलो तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, द इंड्यूसर। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इट हैज 3 कंपोनेंट। प्रमोटर जो सबसे सामने रहता है, जल्दी बताओ प्रमोटर की लोकेशन क्या है, क्या बोलोगे तुम, अपस्ट्रीम, मतलब 5' एंड किसका, पूरा बोलना है, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। बीच में कौन सा पोर्शन आता है, स्ट्रक्चरल जीन, और एंड में कौन सा पोर्शन आता है, टर्मिनेटर। इसका लोकेशन क्या है, डाउनस्ट्रीम, मतलब 3' एंड किसका रेफरेंस दे रहे हो, वापस कोडिंग स्ट्रैंड का। याद रखना है, नाम जरूर है कोडिंग स्ट्रैंड पर कुछ नहीं कर रहा है। कैसे याद रखोगे, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो कुछ नहीं करते तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं ना। चिल एंड नेटफ्लिक्स नहीं, नेटफ्लिक्स एंड चिल, सॉरी। सो चिल कर रहे हैं मतलब C फॉर चिल और C फॉर तुम्हारा कोडिंग स्ट्रैंड। कुछ नहीं कर रहा है पर उसके रेफरेंस में सारी बातें की जाती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
A particular species of plant produce light non-shady pollen in large number. अच्छा, सबसे पहले तो हल्के पोलन है, मतलब वो क्वालिटी बता रहे, ठीक है। उसके बाद नॉन shady pollen in large number and its stigma are long and feathery. तो अगर याद होगा, जैसे ही वर्ड लाइट है, लॉन्ग एंड फेदरी है और बल्क नंबर में, ज्यादा नंबर में पोलन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सीधा सा लॉजिक है कि सिंस वो कलरलेस है, लाइट और फेदर है, फेदर है मतलब उड़ना है, उड़ना है मतलब किस टाइप के पॉलिनेशन पे वो डिपेंडेंट है, वो है तुम्हारे एयर एज अ एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, शायद वही हो सकता है क्वेश्चन। दीज मॉडिफिकेशन फैसिलिटेट पॉलिनेशन बाय, तो सीधा सीधा लॉजिक आ गया क्या तुम्हारा, विंड, क्योंकि इंसेक्ट होता तो वो अट्रैक्टिव बनाता है ना, कलरफुल रहता, फ्लावर्स कलरफुल रहते ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो, नेक्टर होता, ओडर होता, ठीक है, इतनी सारी चीजें होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वाटर होता तो वापस लाइट होता, पर यहाँ पे एक वर्ड क्या दिया है, फेदरी, बस यहाँ पे यही पता चल गया। अच्छा, अगर वाटर होता तो वो ये भी एक वर्ड लिखता जिसमें म्यूसिलेज की कवरिंग है, ताकि वो क्या रहे, वो गीला ना हो जाए, है ना। अब पर वो भी नहीं दिया है, उन्होंने क्या वर्ड लिखा है, फेदरी। फेदर होते ही क्यों है, उड़ने के लिए, क्योंकि ताकि जो तुम्हारा पॉलिनेटर एजेंट है इस केस में कौन है, विंड। अगर एनिमल्स होते तो कुछ थॉर्न्स या स्पाइन्स होते हैं ना, ताकि वो जो पोलन है वो किस पे अटैच हो जाए, जब एनिमल को यहाँ से वहां जा रहा है तो उसके फर पे अटैच हो जाए, पर ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Plant use 2 abiotic wind and water and 1 biotic animal agent to achieve pollination. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, तभी तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर कैसे रहते हैं, कलरफुल रहते हैं, ओडर होता है, मतलब ओडर लेस नहीं होते, ओडर होता है, नेक्टर होता है, कलरफुल होता है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, इट रिक्वायर द लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट। दे ऑफन possess well exposed stamen so that pollen are easily dispersed into wind current and large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grain. Wind pollination is common in grasses. Pollination by water is called hydrophily. Hydro मतलब water, phily मतलब pollination, which is quite rare in flowering plant but occurs in aquatic plants. जैसे तुम्हारा Vallisneria हो गया, Hydrilla हो गया, ये अपन को examples याद रखना है। Zoophily is pollination through agency of animal. Entomophily, pollination by insects, is most common type of zoophily which occur through the agency of animal. तो देखो यहाँ से तुम्हारा विंड का तो क्लियर हुआ, पर अलग अलग अगर बाय चांस तुम भूल गए हो तो ये फायदा होता है डिस्कशन से कि तुम्हें अलग अलग नेम्स भी इंस्टेंट याद आ गए। चलो इजी था क्वेश्चन, वैसे मूव करते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन वुड बी फास्टर। तो याद करो, तुमने जब इकोसिस्टम पढ़ा था तो डीकंपोजिशन हमने पढ़ा था ऐसी जगह जहां पे गर्म भी हो और साथ में मॉइस्चर भी हो, तो डीकंपोजिशन का रेट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और ऐसी जगह जहां ठंडा हो, टेम्परेचर बहुत कम हो, तो वहां पे डीकंपोजिशन का रेट कम होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें बोलोगे मैम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल है मतलब ट्रॉपिक वर्ड कब होता है, जब डायरेक्ट सनलाइट आती है ना, मतलब वो एरिया गर्म भी है पर साथ में वो क्या है, मॉइस्चर से भरा हुआ है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट वर्ड लिखा है। उसके बाद एंटार्क्टिका, ये तो परमाफ्रॉस्ट रीजन हो गया, कम टेम्परेचर में तो वैसे ही डीकंपोजिशन बहुत कम होता है, तो ये इसको तो हटा ही दो। अब ड्राई एरिड रीजन, तो ड्राई तो है, एरिड मतलब गर्म तो है पर ड्राई है, मॉइस्चर नहीं है। अब इसके कंपेयर में, एंटार्क्टिका के कंपेयर में यहाँ डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, पर उन्होंने चारों ऑप्शन में से सबसे फास्टेस्ट पूछा है, तो ये तो सीधा सीधा ये हमने जब डिस्कस किया था इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी का सेम क्वेश्चन है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, मॉक में। तो इसका आंसर क्या हुआ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और अल्पाइन रीजन कौन सा होता है, जहां पे वापस ना एंटार्क्टिका भी नहीं, माउंटेन एरिया जहां पे स्नो हो रहा है ना, अल्पाइन एरिया, अल्पाइन टुंड्रा, तो वो भी ठंडा एरिया हुआ, तो नहीं, तो सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ तुम्हारा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑकर एट फास्टर रेट इन वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट। तो वार्म जो था वो तुम्हारी डेजर्ट में मिल रहा था, ट्रॉपिक में भी मिल रहा था, पर ट्रॉपिक में एक और चीज मिल रही थी जिसका नाम क्या है, मॉइस्चर। Tropical rainforest favor this condition and hence the process of decomposition would be fastest in tropical rainforest. हुआ clear? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 18. One of the following is
नॉट, तो नॉट को अंडरलाइन कर लो। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवॉर्म, तो वो पूछ रहे हैं इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं है रिंगवॉर्म होने के लिए। तो ये तो सीधे सीधे तुम्हारा बुक के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रिंगवॉर्म है, जो दांत खाद खुजली है, वो 3 जीनस के कारण होती है। पहले का नाम माइक्रोस्पोरम, दूसरे का नाम एपिडर्मोफाइटॉन और तीसरे का नाम ट्राइकोफाइटॉन। बस इन तीनों के अलावा जो भी लिखा होगा वो हो गया तुम्हारा आंसर। तो माइक्रोस्पोरम है पर पूछा है नहीं है, हटाओ। ट्राइकोफाइटॉन है पर पूछा है नहीं है, हटाओ। एपिडर्मोफाइटॉन है पर पूछा है नहीं है, हटाओ। मैक्रोस्पोरम नहीं है। तो यही क्या हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर। चलो वापस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिंगवॉर्म इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। मैक्रोस्पोरम is an ectomycorrhizal zoosporic fungi causing disease of economical importance vascular plant। तो देखो क्या फायदा हुआ इसको याद करने का, इसको पढ़ने का। हमें 3 के बारे में पता था, तो अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि मैक्रोस्पोरम से क्या होता है। एक क्या है वो माइकोराइजल एक्टोजूस्पोरिक फंजाई है ना। कॉजिंग क्या कॉज कर रहा है, डिजीज कर रहा है ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट वैस्कुलर प्लांट में। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना अपने नोट्स में, क्योंकि जो देखो अब टाइम कम है तो हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, मैक्सिमम मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और सबके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने ढंग से। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, द फिनोमेना इज कॉल्ड एज। अब वो पूछ रहे एक जीन एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस दे सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं। तो ये तो वापस तुम लोग एकदम सीधे सीधे पढ़ चुके हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉफी। मतलब एक ही जीन है, 2-3 एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉफी। चलो इसका explanation देख लेते हैं। Pleiotropy is a phenomena in which a single gene express multiple effect. Sometime one trait will be very evident and other will be less evident. Example, a gene for white-eyed Drosophila also affect the shape of organ in male responsible for sperm storage as well as other structure. Similarly, sickle cell contrasting character controlled by multiple allele at a single genetic locus, ABO blood group. अब ये अलग अलग बता रहे कि सबसे पहले क्या हुआ तुम्हारे, देखो मल्टीपल एलिलिज्म है जिसका एग्जांपल क्या है, ABO ब्लड ग्रुप। तो प्लियोट्रॉपी क्या हो गया कि एक ही जीन है और 2 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये अलग बात हो सकती है कि एक क्या है डोमिनेंटली शो हो रहा है, जैसे जो एक ट्रेट है जो क्या कंट्रोल करता है, व्हाइट आई ड्रोसोफिला में कंट्रोल करता है, पर साथ में वो और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है शेप ऑफ ऑर्गन के लिए, जहां का क्या स्टोर हो रहा है, स्पर्म स्टोर हो रहे हैं ड्रोसोफिला के। ठीक है, अब दूसरा वर्ड उन्होंने क्या दिया था ऑप्शन में, मल्टीपल एलिज्म, है ना। तो मल्टीपल एलील्स का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कैरेक्टर के लिए अलग अलग एलील्स या उसी के वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जो ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप में अगर ब्लड ग्रुप याद रखना, ब्लड ग्रुप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो चीजें हम ब्लड ग्रुप से स्टडी करते हैं। मल्टीपल एलील तो है, मतलब ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए ए भी है, बी भी है, ए भी है और कुछ नहीं भी है जिसका नाम ओ होता है ना, ये एलील्स भी है। और दूसरा हम ब्लड ग्रुप से क्या पढ़ते हैं, कोडोमिनेंस भी पढ़ते हैं, तो ब्लड ग्रुप इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीपल एलील्स क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कंट्रोल बाय मल्टीपल एलील्स एट अ सिंगल जेनेटिक लॉकस, ये भी याद रखना है। जैसे एग्जांपल हुआ एबीओ ब्लड ग्रुप। अब मोजाइकिज्म डिस्क्राइब द ऑकरेंस ऑफ सेल दैट डिफर इन देयर जेनेटिक कंपोनेंट फ्रॉम अदर सेल ऑफ द बॉडी। अब मोजाइक का मतलब क्या होता है, मोजाइक विजन, जैसे तुमने सुना होगा कि अलग अलग। तो अब इसको इन टर्म्स ऑफ बोलना है किसके, तुम्हें इसको डिस्क्राइब करना है इन ऑकरेंस ऑफ सेल के। तो हुआ क्या है कि ऑकरेंस ऑफ सेल दैट डिफर इन देयर जेनेटिक कंपोनेंट फ्रॉम अदर सेल ऑफ द बॉडी, मतलब एक सेल अलग है, दूसरा सेल अलग है, तीसरा सेल अलग है। ठीक है, किसके कंटेक्स्ट में, जेनेटिक कंपोनेंट। ये वर्ड याद रखना, जेनेटिक कंपोनेंट याद रखो, जितने भी हमारे बॉडी के सेल है जेनेटिकली सब सेम है। और ये लाइन क्या बोल रही है कि अलग अलग सेल है जिनका जेनेटिक कंपोनेंट अलग है। बात समझो, एकदम अलग चीज बोल रही हूं। ठीक है, नहीं तो बोलोगे हाँ मैम अलग अलग तो सेल है ही, अलग अलग सेल है, स्ट्रक्चर में अलग होंगे, फंक्शन में अलग होंगे, पर सब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो तो सेम है ना, जेनेटिक कंटेंट तो सेम है हर सेल का, एक यहां से लेके नीचे तक सारा जेनेटिक कंटेंट सेम है, सारे सोमैटिक सेल का, मोर प्रिसाइजली सारे सोमैटिक सेल का। पर इस केस में क्या हो रहा है कि ऑकरेंस ऑफ सेल दैट डिफर इन देयर जेनेटिक कंपोनेंट, जेनेटिक कंपोनेंट ही अलग अलग है फ्रॉम अदर सेल ऑफ द बॉडी। ठीक, आखिरी पॉलीजेनी रेफर टू द सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 जीन। देखो पॉलीजेनी हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि प्लियोट्रॉपी का उल्टा है। प्लियोट्रॉपी में क्या है, एक जीन है और 2-3 एक्सप्रेशन दे रहा है, करेक्ट। और पॉलीजेनी में क्या हो रहा है, एक कैरेक्टर है जो 2-3 जीन से कंट्रोल हो रहा है, एकदम उल्टा।
ठीक है, इट ऑल्सो नोन एज मल्टी फ्रैक्शनल इनहेरिटेंस। ठीक, चलो आगे मूव करते। तो देखो इससे तुम ये इसलिए डिस्कशन मैंने बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारा बाय चांस इनमें से कोई टर्म छूट गया हो गया रिवाइज। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, the zone at the edge of the lake or ocean which is alternatively exposed to air and immense in water is called, मतलब वो ऐसा जोन का नाम पूछ रहे हैं जो एक्सपोज भी है एयर से ऊपर और नीचे की तरफ क्या है, थोड़ा सा वाटर में इमेंस भी है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लिटोरल। ठीक है, अलग अलग है। जो पेलाजिक वाला एरिया है वो एकदम सेंटर में आता है ना, उसको हम पेलाजिक, जिसमें जनरली बड़े मैमल जैसे वेल हो गई वो वाले मैमल जो बड़े साइज के एक्वेटिक मैमल्स हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो स्विम करते हैं। बेंथिक जोन सबसे नीचे वाला जोन हो गया, बॉटम ड्वेलर्स जिसको बोलते हैं तो उनको बेंथिक भी बोलते हैं। ठीक है, जो सी बेड से जुड़ा हुआ रीजन रहता है। और वो किसके बारे में पूछ रहे हैं, लिटोरल के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा जोन जो एक्सपोज भी है और क्या है साथ में इमेंस भी, इमर्ज भी है वाटर के अंदर। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द लिटोरल जोन इज अ जोन एट द एज ऑफ द लेक और ओशियन और इन एक्वेटिक हैबिटेट व्हिच इज अल्टरनेटिवली एक्सपोज्ड टू एयर. Therefore, light is also available and immersed in water. This coastal zone is rich producer from surface to bottom with a large number of brown and red algae attached to the zone. मतलब सीधा सीधा वो बोल रहे हैं कि अगर ये तुम्हारा शोर है, शोर का ऐसा जोन सबसे ज्यादा क्या है, वाटर एयर से एक्सपोज्ड है। ठीक है, और क्या हो रहा है, सिंस एयर से एक्सपोज है तो लाइट सबसे ज्यादा अवेलेबल होगी, बट ऑब्वियसली पहला ही एरिया है ना जहां से लाइट पास हो रही है, तो वहां पे सबसे ज्यादा तुम्हें क्या मिलेगा, रेड एंड ब्राउन algae मिलेंगे इस जोन से अटैच। देयर आर डिफरेंट जोन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। पेलाजिक जोन, एनी जोन ऑफ वाटर इन सी और लेक दैट इज नीदर क्लोज टू बॉटम नॉर द शोर इज पेलाजिक जोन। याद होगा मैंने बोला था कि अगर ये तुम्हारा वाटर बॉडी है तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना ज्यादा इससे अटैच है ना एकदम बॉटम से अटैच है, बीच वाले एरिया में जिसमें ज्यादातर हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। मोस्ट स्पेसिफिकली जो बड़े ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो इसी पेलाजिक जोन में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा जोन है वाटर का जो सी या लेक का जो ज्यादा क्लोज नहीं है किससे, बॉटम से, मतलब बेंथिक वाले एरिया से पास नहीं है, ना ही शोर से दूर है। ठीक है, मतलब बीच में है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेलाजिक जोन। बेंथिक जोन नाम ही है, बॉटम वाला है ना, सी बेड जिसको बोलते हैं। इट इज अ बॉटम पार्ट ऑफ द वाटर बॉडी। अब एफोटिक जोन भी बोलते हैं। लाइट इज नॉट अवेलेबल हियर एंड इट इज डार्क। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बेंथिक ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन दिस जोन, जिसको बॉटम ड्वेलर्स भी बोला जाता है। अब लेंटिक जोन क्या है, इट रेफर टू द स्टैंडिंग और रिलेटिवली स्टिल वाटर इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये वो जोन है जहां पे क्या है, स्टिल वाटर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेंटिक जोन। तो इससे अब तुम्हारे 3 जोन्स क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब कोई भी जोन पूछ लो तुमको आंसर आता है। तो अगर मैंने बोला अच्छा बताओ सबसे कोने वाला जोन क्या है, अगर मैंने स्टार्ट किया तो लिटोरल, फिर एक जगह जहां पानी रुका हुआ है उसको क्या बोलेंगे, लेंटिक जोन। ठीक है, एक जगह जहां ऐसी बीच की जगह है जो ना ज्यादा शोर से पास है ना एकदम बॉटम से पास है, बीच में है कहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, पेलाजिक जोन। और एक ऐसी जगह पूरा एक्वेटिक बॉडी में जो सबसे नीचे है तो उसको क्या बोलेंगे, बेंथिक जोन या फिर बॉटम ड्वेलर्स, जिसको जहां पे बॉटम ड्वेलर्स रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21, माल्ट, माल्ट का फुल फॉर्म म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। बहुत बढ़िया, क्या किसका पार्ट है ये, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में भी कितना परसेंटेज इसका कॉम्पोजिशन है, अब वही शायद हो सकता है पूछा जाए। माल्ट कंस्टिट्यूट अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। तो अगर याद होगा म्यूकोसा तो हर जगह है, तो कितना परसेंटेज है, 50%, बहुत बड़ा परसेंटेज हुआ। ठीक है, चलो एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। अब जहां जहां लाइनिंग है, लाइनिंग में तुमने पढ़ा होगा ग्रेड 11th में टिश्यू वाले चैप्टर में म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, म्यूकोसा वाली लाइनिंग पे। तो वहां पे जो लिम्फॉइड टिश्यू मिलता है वो उसको क्या बोलते हैं, हम माल्ट बोलते हैं। किसके अंडर आता है ये, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर आता है। अच्छा बताओ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में और क्या क्या आता है, तो अगर याद होगा तो टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस है ना, फिर आ गया तुम्हारा स्प्लीन, उसके बाद तुम्हारे लिम्फ नोड, ये सारे किसके अंडर आते हैं, अपेंडिक्स, ये सारा आता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंडर। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, एन्यूप्लॉइडी। जैसे ही वर्ड एन्यूप्लॉइडी आया मतलब क्या होता है कि हो सकता है एक क्रोमोसोम गायब हो गया, एक जरूर नहीं, मतलब क्रोमोसोम की कमी, तो उसको क्या बोलेंगे, जितना नंबर होना चाहिए उससे कम नंबर आ रहा है तो उसको बोलेंगे एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम। अब पूरा ही नहीं,
एक दो कुछ भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम, एन्यूप्लॉइडी, ठीक। विच ऑकर ड्यू टू लॉस ऑफ अ कंप्लीट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसी का पूछ रहे कि बता एन्यूप्लॉइडी का ही दूसरा नाम जिसमें पूरा का पूरा पेयर ही गायब हो गया, एक क्रोमोसोम नहीं गायब हुआ, पूरा पेयर गायब हो गया। जैसे एन्यूप्लॉइडी का एक एग्जांपल हुआ जहां पे सिर्फ एक क्रोमोसोम गायब हो रहा है, तुम्हारा हो गया टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स जीरो, जीरो मतलब वहां एक्स होना चाहिए था, है नहीं, तो एक क्रोमोसोम कम है, मतलब इस इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम की जगह पे 45 क्रोमोसोम हो गए, तो एक क्रोमोसोम कम हुआ, तो वो किसका एग्जांपल है, एन्यूप्लॉइडी। पर अब यहां क्या बोल रहे हैं कि एक क्रोमोसोम नहीं गायब हुआ, पूरा का पूरा क्या हुआ, कंप्लीट पेयर ही गायब हो गया, मतलब मैं बोलूं XX ही पूरा गायब हो गया। तो अब बताओ उसको क्या बोलते हैं, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसको बोलते हैं नलीसोमी। अब बोलोगे मैम ये कैसे डिसाइड किया, पहली बात तो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, अगर इन केस तुम्हारे दिमाग से छूट रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो यहां लगा सकते हो डिडक्शन मेथड। कैसे, तुम्हें पता है इसे एन्यूप्लॉइडी का उल्टा होता है क्या, पॉलीप्लॉइडी, कि जितना जरूरत है उससे ज्यादा कोई कॉपी नंबर आ गया। तो जैसे तुमने पढ़ा होगा ट्राइसोमी, 21 की ट्राइसोमी होती है डाउन सिंड्रोम में, तुम्हारे जो एडवर्ड सिंड्रोम है उसमें क्रोमोसोम नंबर 18 की ट्राइसोमी होती है, ठीक है, मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। तो देखो ट्राइसोमी मतलब 3 कॉपी में आ गया, टेट्रासोमी मतलब क्या हो गया, 4 कॉपी में आ गया। तो तुम यहीं से तुम सीधा सीधा क्या लॉजिक लगा सकते हो, तुम डिडक्शन मेथड लगा सकते हो, ठीक है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नलीसोमी, द लॉस ऑफ बोथ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड नलीसोम्स एंड देयर क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन वुड बी 2n-2, 2 क्रोमोसोम ही पूरे के पूरे गायब हो गए ना। चलो, तो अगर मैंने जैसे बताया कि सपोज करो x0 कंडीशन में मैं बोलूं कि इसमें नलीसोमी हो गई, मतलब एक तो गायब था, दूसरा भी पूरा पेयर गायब हो गया, तो बोलोगे मैम कि जेंडर ही नहीं रहेगा। ऐसी कंडीशन में वो जो जाइगोट है, जो एम्ब्रियो, वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा, ये भी याद रखो, ठीक है, हट जाता है, नहीं डेवलप हो पाता, डिग्रेड हो जाता है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन को की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अट्रैक्टेंस एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, तो वो पूछ रहे बताओ अट्रैक्ट करना और उसकी जगह पे रिवॉर्ड देना, कि हाँ अब ये बताओ अट्रैक्टेंट की जरूरत क्या पड़ गई। बट ऑब्वियस ये अगर याद होगा, ये एक टाइप का रिलेशनशिप है जिसमें एक प्लांट अपना काम निकलवा रहा है किससे, इंसेक्ट से, कि भैया आ जाओ तुम नेक्टर ले लो, ठीक है, पहले नेक्टर तो ले लो। नेक्टर किस वजह से आया, क्योंकि उसने क्या सुंदर सुंदर पेटल्स लगाए थे, कलरफुल चीजें लगाई थी, उसके बाद ओडर था, नेक्टर था, स्मेल था उसमें, अब उसकी वजह से बेचारा इंसेक्ट आ गया। फिर बोला ठीक है अब तुमने अब पॉलिनेशन भी कर लो, यहाँ जगह ढूंढ रहे हो, जब तक नेक्टर ढूंढ रहे हो तब तक पॉलिनेशन भी कर लो, तो पॉलिनेशन कर दिया। अब उसके अगेंस्ट में वो प्लांट क्या बोल रहा है कि ठीक है अब रिवॉर्ड भी लेते जाओ, रिवॉर्ड क्या हुआ, नेक्टर हो गया, ठीक। तो ये पूछ रहे बताओ किस टाइप के फाइली, मतलब किस टाइप के पॉलिनेशन में यूज होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, एनिमोफाइली का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, एयर के थ्रू पॉलिनेशन। तो एयर के थ्रू पॉलिनेशन तो किसको अट्रैक्ट करना है, एयर को, नहीं, वो तो एयर तो अपनी जहां बस विंड करंट में बहेगी। तो याद रखना है कि पोलन्स को कैसे बनाना है, लाइट बनाना है, फेदरी बनाना है, ओडरलेस, नेक्टरलेस, याद आया। तो यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है। एंटोमोफाइली, एंटोमोफाइली मतलब पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स को ही तो बुला रहे थे इतने देर से कि आ जाओ भैया अट्रैक्ट हो जाओ। अट्रैक्ट किससे हुए है, वो पेटल से, कलरफुल पेटल से, सुगंध से, नेक्टर से, और रिवॉर्ड में क्या देते गए कि भैया ये जो नेक्टर सूंघ के आए हो यहाँ पे ये भी लेते जाओ, ठीक। ओके, हाइड्रोफाइली मतलब पॉलिनेशन थ्रू क्या, वाटर। तो वाटर को क्या अट्रैक्ट करना, जो सेम वो जो लॉजिक एयर में लगा है वही वाटर में लगेगा, बस यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा क्योंकि वाटर में उनको फ्लोट करना है, मतलब अगर हैवी रहे पोलन तो वो तो नीचे रह जाएंगे, लाइट रहे वाटर करंट के साथ मूव करे, ठीक। उसके बाद क्लेस्टोगैमी, तो ये तो भैया ये है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, और क्लेस्टोगैमी तो सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप हुआ, तो नहीं। तो यहाँ का ऑप्शन क्या हुआ, एंटेमोफाइली, जिसको तुम्हें अट्रैक्ट करना है और रिवॉर्ड देना है, ठीक। Insect pollinated plant provide rewards such as nectar and pollen grain to sustain insect visit. In some species, floral reward are in providing safe place to lay eggs. जैसे तुम्हारा हो गया fig and wasp में, तो वो तो एकदम पूरा प्रॉपर ही पूरा क्या है अवार्ड, और हम बोल सकते हैं कि अवार्ड वाला जो रिवॉर्ड है, अवार्ड नहीं, जो रिवॉर्ड चल रहा है। जैसे फिग ने बोला पहले अट्रैक्ट किया, वास्प आ गया, वास्प को उसने बोला ठीक है नेक्टर ले ले, एक काम करो उसकी जगह पे क्या कर दो, पॉलिनेशन कर दो। पॉलिनेशन जब हो गया तो फिग ने एक और प्रपोजल रखा कि एक काम करो, सिंस सीड डिस्पोजल फिग का उस वास्प के थ्रू ही होना है तो यहाँ एग भी ले कर लो। तो सोचो ओवी पोजिशन अगर याद आ रहा होगा तो। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू AUG। वो पूछ रहे इनमें से एक सही है AUG के रिगार्डिंग।
अब तो तुम पहले बोल लो कि AUG से रिलेटेड तुमको क्या क्या पता है। तो AUG क्या है? स्टार्ट कोडॉन है, ठीक है। क्या कोड कर, किसके लिए, कौन से अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है? मीथियोनिन। बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया। अच्छा, कहाँ होता है? किसी भी जीन के सबसे पहले वाला जो स्टार्ट कोडॉन AUG होता है, ठीक है। अब देखो, उन्होंने बोला है इन चारों में से बताओ कि ट्रू कौन सा है। तो अगर यहाँ ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता, मतलब पक्का होता कि इन चार में से कोई एक ही ऑप्शन क्या रहता? सही रहता, बाकी सबके सब क्या रहते? गलत रहते। तो तुम सीधा सीधा लगा लेते डिडक्शन मेथड। पर अब यहाँ पे एक ऑप्शन क्या दिया है? ऑल ऑफ द अबव। तो हमें हर स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। इट कोड फॉर मीथियोनिन ओनली, सही है, चलने दो। इट इज ऑल्सो इनिशिएटर कोडॉन। तो देखो, अब तुमको दो चीजें मिल गई हैं, तो ऑटोमेटिकली तुम डी पे जा सकते हो। याद करो, ऑल ऑफ द अबव तभी बनता है जब तीन में से दो 110% सही हो। और तुम अगर देख सकते हो तो ए और बी तो 110% सही है। तो सही है, तो अगर टाइम बचाना है तो सीधे लगा दो क्या? ऑप्शन डी। पर फिर भी दिल है कि मानता नहीं। अरे पढ़ लो, सी ऑप्शन भी पढ़ लो। इट कोड फॉर मीथियोनिन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अगर याद होगा तो हमने जब जेनेटिक कोड पढ़ा था चैप्टर 6 में 12 के, तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि जो जेनेटिक कोड रहते हैं वो यूनिवर्सल रहते हैं। यूनिवर्सल मतलब अगर मीथियोनिन मेरे में कोड हो रहा है तो सेम कोड से, सेम ट्रिपलेट से जो तीन कोड्स हैं AUG, वो सेम कहाँ हो रहा होगा कोड? प्रोकैरियोट्स में। अगर मेरे में वैलिन कोड हो रहा है GUG से, तो सेम GUG कोड करेगा वैलिन के लिए ही, किस में? प्रोकैरियोट्स में। तो ये तो वही चीज बोल रहे हैं ना कि जेनेटिक कोड क्या है? यूनिवर्सल। बस उन्होंने उसको एक्सप्लेन करके लिख दिया। सही है। तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा? डेल्टा, ऑल ऑफ द अबव। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Polypeptide synthesis is signaled by two initiation codon, commonly AUG और methionine codon and rarely GUG और valine codon। अब ये वाला जो लाइन है ये तुम्हारे बुक में लिखा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स में मिलेगा कि GUG कभी कभी कर लेता है और कभी कभी वैलिन भी कर लेता है। तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है तो हम उसी के ऊपर स्टिक करेंगे। पर याद रखना कि अगर ऑब्जेक्टिव में कभी आ गया और जैसे बोथ A एंड B अबव रहा, A में तुम्हारा AUG रहा और B में तुम्हारा वैलिन या GUG रेयरली लिखा हुआ रहा, फिर उस केस में तुम सी ऑप्शन पे जाओगे जिसमें मेंशन है बोथ ए एंड बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। AUG मतलब जो मीथियोनिन का कोड है, सर्व टू मेन फंक्शन। इट सिग्नल्स द स्टार्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड कोड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द मीथियोनिन इनटू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। हाँ पता ही है, दो चीजें करता है, एक तो उसकी इसीलिए तो उसको इनिशिएटर कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं, और दूसरा क्या करता है? मीथियोनिन के लिए कोड करता है। AUG कोड फॉर मीथियोनिन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, वो तो करेगा ही। सारे के सारे जेनेटिक कोड क्या है? यूनिवर्सल, अनएम्बिगुअस। ये तो पढ़ा हुआ है सेलियन फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड में, तो वही तो लिखा है उन्होंने। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज नोन एज। तो अरे ये तो वही लाइन है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सडन चेंज इन डीएनए को क्या बोलते हैं? कुछ और नहीं बल्कि म्यूटेशन कहते हैं। ये तो तुमने पढ़ रखा है। अब देखो, ट्रांसलेशन होता तो ये तो लिखा नहीं रहता, वो लिखा रहता कि प्रोटीन का फॉर्मेशन थ्रू mRNA, तो ट्रांसलेशन बोलते हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन बोलते तो लिखा ऐसा कुछ होता कि दो डीएनए का मिक्सचर हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है, तो उसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन होता तो वो बोलते हैं कि कोडिंग हो रही है डीएनए से mRNA बन रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन होता। पर यहाँ पे तो वही लाइन लिखी है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सडन चेंज इन डीएनए। क्या बोलते हैं उसको? म्यूटेशन। अच्छा जल्दी बताओ, म्यूटेशन से याद आया, म्यूटेशन होता किसकी वजह से? ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में नहीं, दूसरे चैप्टर में, जो ह्यूमन हेल्थ वाला जो चैप्टर है उसमें। तो म्यूटेशन होता है कुछ एजेंट्स के कारण, जिनको क्या बोलते हैं? म्यूटाजेन। अगर वो म्यूटेशन, अगर वो जो म्यूटेशन हो रहा है वो क्या कॉज कर रहा है? कैंसर कॉज कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कार्सिनोजन। तो ये म्यूटाजेन बन गए क्या? कार्सिनोजन। एक बात याद रखना कि जितने भी कार्सिनोजन है सब के सब क्या है? म्यूटाजन, क्योंकि वो चेंज ला रहे बॉडी में। पर जरूरी नहीं कि सारे के सारे म्यूटाजन क्या रहे? कार्सिनोजन। मतलब हो सकता है म्यूटेशन क्या रहे? पॉजिटिव भी रहे। अगर हमेशा कैंसर ही होता तो फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। ठीक, तो सारे म्यूटाजेंस जो है वो चेंजेस लाते हैं, पर सारे कार्सिनोजन 110% म्यूटाजन है, पर सारे म्यूटाजन 110% कार्सिनोजन नहीं है। अच्छा, म्यूटाजन और कार्सिनोजन से याद आया, जल्दी बताओ कितने टाइप के तुमने कार्सिनोजन्स पढ़े हुए हैं? 3 टाइप के, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, और एक और था सेल्यूलर ऑन्कोजिन जिसमें आता था। ठीक है, चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। अ म्यूटेशन इन्वॉल्व अ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। अच्छा एक और चीज याद आ गई,
बताओ म्यूटेशन कितने टाइप का होता है? अगर याद होगा तो अगर सिर्फ बेस का म्यूटेशन हो रहा है तो हो गया पॉइंट म्यूटेशन। फिर तुमने पढ़ा होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, या तो इंसर्शन हो रहा होगा या तो कुछ डिलीशन हो रहा होगा, या ये तो सिर्फ बेस पेयर की कहानी है। अगर ये चीज क्रोमोसोम में चेंज हो रही तो उसको तुमने पढ़ा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन के कारण, जहां पे एक क्रोमोसोम गायब हो गया एन्यूप्लॉइडी, पूरा पेयर गायब हो गया नलीसोमी, अगर एक एक्स्ट्रा आ गया तो पॉलीप्लॉइडी, ठीक, अगर 3 कॉपी में आ गया तो ट्राइसोमी, 4 कॉपी में आ गया तो टेट्रासोमी। याद आया? चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। अ प्रोटोजोआन रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, ठीक है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोआन इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन। तो ये तो देखो, ये तो सीधा सीधा कैलकुलेशन पूछ रहे हैं कि एक प्रोटोजोआन है जो बाइनरी फिशन कर रहा है, मतलब एक के 2 सेल ही बन रहे हैं, वो पूछ रहे हैं बताओ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोआन इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन, 6 जनरेशन के बाद कितना पॉपुलेशन नंबर रहेगा। तो अगर तुम ध्यान से देख रहे हो मतलब तुमको इसको ऐसा, अब ये तरीका है, ये बचपन वाला तरीका है ना, ये बचपन वाला तरीका नहीं, ये तो हुई पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन, ये तब होता है जब तुम्हारे पास बहुत टाइम हो और टाइम ही टाइम हो और क्वेश्चन सॉल्व करना है। पर इतना अगर ये तो चलो उन्होंने सिर्फ 6 जनरेशन तक पूछा है तो क्या यही करते रहोगे ऐसे ऐसे डिवाइड करो एंड में काउंट करेंगे? हम नहीं, हम क्या लगाएंगे शॉर्टकट। तो जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब 64 है, कैसे देखो, बाइनरी फिशन इज अ मोड ऑफ asexual reproduction in protozoan through which it produces 2 offspring from parent individual. So अब यहाँ क्या लगाओगे? थोड़ा सा मैथ्स लगाओगे, बेसिक मैथ्स, ये ज्यादा नहीं करना है कुछ। तो पहले जनरेशन में क्या हुआ है? 2 प्रोटोजोन हुए हैं, दूसरे जनरेशन में 2 to the power 2 क्योंकि दूसरी जनरेशन है तो क्या आया 4। अब तीसरी जनरेशन में है तो अब ये तीसरे हर इंडिविजुअल क्या बनाएगा? 2 बनाएगा, तो 4 to the power 2, तो क्या आया? पावर 2 नहीं, 4 into 2 तो आया तुम्हारा 8। अब ये 8 वापस 2 बनाएगा तो अब कितना हो गया टोटल? 16, 16 वापस हर चीज इंडिविजुअल 2 बनाएगा, आया 32 और एंड में आया 64, ठीक है। तो आफ्टर 6 जनरेशन कितना रहेगा तुम्हारा टोटल काउंट? तुम्हारा रहेगा 64, ठीक है। इस टाइप की जनरली क्वेश्चन नहीं आते, हाँ, बट इसको ही अगर उनको कॉम्प्लिकेट करना है तो जनरली वो ई कोलाई से रिलेशन पूछ लेते हैं, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो, क्योंकि 20 मिनट्स में ई कोलाई नया जनरेशन प्रोड्यूस कर देता है और ये इन्फॉर्मेशन तुम पढ़ के जा रहे हो। अब सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन वो मान के चलते कि तुमको पता है और कुछ नया क्वेश्चन पटक देते हैं वहां पे, ठीक है। चलो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। The fact that a purine base always pair through hydrogen bond with a pyrimidine base leads to in the DNA double helix। अरे ये सीधा सीधा पूछ रहे, बताओ कि प्यूरिन है मतलब जो A है वो पायरिमिडिन जो T है उसके साथ ही बॉन्ड बनाएगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बताओ DNA में रिजल्ट क्या होगा? तो अगर याद होगा एक लाइन हमने पढ़ी थी कि यही किसका रिजल्ट होता है? ये यूनिफॉर्मली रिजल्ट होता है और हेलिक्स कॉज करता है ना। 2 जो चेन्स नहीं बोल सकते, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन को जोड़ने का काम कर रहा है। तो देखो, तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? एंटी पैरेलल नेचर नहीं, एंटी पैरेलल नेचर इसके कारण नहीं हो रहा है, वो तो जुड़ना था इसलिए एक पूरी की पूरी स्ट्रैंड क्या हो गई? गुम गई, उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। द सेमी कंजर्वेटिव नेचर, सेमी कंजर्वेटिव नेचर तो रेप्लिकेशन का है, उसका प्यूरिन और पायरिमिडिन से क्या लेना देना? ओके, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए, बिल्कुल सही, क्योंकि हर जगह क्या हो रहा है? सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं और बॉन्ड की लेंथ सेम है, इसलिए हर 2 बेस के बीच में जो बेस पेयर बन रहा है उन दोनों के बीच में क्या है? यूनिफॉर्म लेंथ है, ठीक है। चलो, यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल डीएनए नहीं बोल सकते क्योंकि वापस कहां पे ज्यादा फोल्डिंग है कहां पे कम फोल्डिंग है ये नहीं बोल सकते, थ्रू आउट द डीएनए ज्यादा करेक्ट है। वापस अब बोलोगे मैम ये भी तो सही है ये भी तो सही है, गलत, तुम ध्यान से नहीं देख रहे, यहाँ पे विड्थ लिखा है। विड्थ मतलब ये एक स्ट्रैंड है ये दूसरी स्ट्रैंड है, यहाँ पे एक ए है यहाँ पे टी है और बॉन्ड की लेंथ उतनी ही है। बॉन्ड की लेंथ डिसाइड क्या कर रही है? डीएनए की विड्थ डिसाइड कर रही है। और ये क्या बोल रहा है? लेंथ बोल रहा है। लेंथ मतलब इसके बारे में बात कर रही है। तो ये तो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? जितने ज्यादा बेस पेयर्स होंगे या जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड रहेंगे। तो हर डीएनए की लेंथ तो चेंज होती रहेगी ना, कि जितना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड हुआ जितने ज्यादा बेस पेयर है उसकी लेंथ उतनी चेंज होगी, पर सबकी विड्थ क्या रहेगी? सेम, क्योंकि एट द एंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 4 मैजिकल लेटर्स से बने हुए, ATGC, उन्हीं का कॉम्बिनेशन है और उनके बीच में जो बॉन्ड है बॉन्ड लेंथ तो फिक्स है, ठीक। चलो मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। द डायमीटर ऑफ द स्ट्रैंड इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यू टू पेयरिंग ऑफ प्यूरिन, एडेनिन एंड गुआनिन एंड पायरिमिडिन, साइटोसिन एंड थायमिन। दिस स्पेसिफिक बॉन्ड गिव यूनिफॉर्म विड्थ टू द डीएनए। मतलब सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके जो विड्थ है डीएनए की सब सेम है, लेंथ डिफर हो सकता है क्योंकि लेंथ किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूक्लियोटाइड पे,
ठीक है, चलो जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड उतना लंबा डीएनए, जितना कम न्यूक्लियोटाइड उतना कम डीएनए। पर न्यूक्लियोटाइड जितने भी बढ़ा दो या कम कर दो, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों मतलब स्ट्रैंड के बीच में। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रैंड के बीच में जोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ ए और टी के बीच में तो सेम ही रहती है, बॉन्ड लेंथ सेम है। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, 33% ऑफ इंडिया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम फ्रॉम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहाँ से आता है? ये तुम्हारा दिया हुआ है चैप्टर में, तो ये आता है हमारे एग्रीकल्चर से। पहले ये 33% और हुआ करता था, अराउंड 70% था, क्योंकि हम पूरा का पूरा सुना होगा तुमने कृषि प्रधान देश है ना, तो वो ज़्यादा वहाँ पे था। पर धीरे धीरे चेंज होता चला गया और अब हम कौन से सेक्टर में, हमारे पास फार्मिंग सेक्टर भी है और इंडस्ट्री सेक्टर भी है। तो इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हमारा रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है वो एट द एंड, और जितना भी हमारा जीडीपी है वो किससे हम ऑब्टेन करते हैं? हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से, जो कितना है 33%। ठीक, चलो तो एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ इंडियाज जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, पहले ज्यादा था, अब नहीं है, अब चेंज हो रहा है, क्योंकि अब तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आ गया, अब सर्विस सेक्टर भी आ गया, और धीरे धीरे हम इसी के ऊपर अब बिल्डअप होते जा रहे हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इन द एम्ब्रियो ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एंड अ ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर आर। अब वो पूछ रहा है बताओ एक टिपिकल एम्ब्रियो में जो डाइकॉट का है, डाइकॉट मतलब जिसमें क्या है, 2 कॉटिलिडन्स है अगर याद होगा तो। ठीक है, एक हो गया प्लूम्यूल, एक हो गया रेडिकल। ठीक है, ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर, वो पूछ रहा है बताओ कौन से 2 होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एकदम सेम। तो भैया नाम ही है डाइकॉट। तो डाइकॉट मतलब क्या, 2 कॉटिलिडन, दोनों कैसे हैं, सेम है। तो देखो इसी पे तुम क्या लगा सकते हो, तुम्हारा डिडक्शन मेथड। अगर नहीं याद आ रहा है तो देखो, मैंने जब डाइकॉट किया मैंने सबसे पहले यही डायग्राम बनाया, और डाइकॉट मतलब 2 कॉटिलिडन जो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब सेम वर्ड यहाँ कहाँ यूज किया है मैम, अरे देखो जरा क्या लिखा है, होमोलोगस स्ट्रक्चर मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर। अगर याद होगा मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन होता है और उसके अंदर डिफरेंशिएशन इतना इक्वली नहीं रहता, जरा सा एम्ब्रियो सैक रहता है, बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कॉटिलिडन हो सकता है, अलग अलग डिफरेंस रहता है। पर डाइकॉट में हर चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहती है। मोर स्पेसिफिकली जो हमारे जिसके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर्ड है, जो कॉटिलिडन है, वो तो एकदम सेम होता है। तो देखो जहां पे कॉटिलिडन है वो ऑप्शन रखो, बाकी सारा हटा दो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हट गए, तो तुम्हारे क्या बचा, कॉटिलिडन एंड स्क्यूटेलम। पर मोनोकॉट में स्क्यूटेलम एकदम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये आ गया तुम्हारा बुक का ही डायग्राम है, खोल लो बुक चैप्टर नंबर 2। तो अगर देख पा रहे तो कॉटिलिडन दोनों सेम है, उसके बाद प्लूम्यूल और रेडिकल और हाइपोकोटाइल बीच में आ गया। पर यहाँ पे अगर देखोगे तो स्क्यूटेलम ऊपर के साइड में है, फिर बीच में कहीं यहाँ तुम्हारा रेडिकल, रूट कैप, एपिब्लास्ट, शूट एपेक्स और क्लियोप्टाइल है। ठीक है, मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जैक्टली तुम देख के नहीं बता सकते कितना पोर्शन किसको मिला है, सब मिक्स्ड है। ठीक है, अ टिपिकल डाइकॉट प्लांट या डाइकोटिनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 2 कॉटिलिडन व्हाइल एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट पोजेस ओनली 1 कॉटिलिडन एंड इट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। सिर्फ स्क्यूटेलम किसमें यूज बोलते हैं, मतलब किसके लिए वर्ड यूज करते हैं, कॉटिलिडन्स के लिए। तो याद रखना, इसलिए तुम शायद हो सकता है इस क्वेश्चन को देकर कंफ्यूज हो गए हो कि मैम डाइकॉट, जो डाइकॉट में तो कॉटिलिडन होता है, वो तो मोनोकॉट में स्क्यूटेलम होता है। करेक्ट, तो मोनोकॉट में कॉट वर्ड हम कॉटिलिडन नहीं रेफर करते। ध्यान से देखोगे अगर डायग्राम में तो कहीं भी कॉटिलिडन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा, स्क्यूटेलम। ठीक है, ओके। और किस में होता है मोर स्पेसिफिकली, ग्रासेस में। अगर ध्यान से पढ़ा होगा या याद आ रहा होगा तो जो ग्रासेस वो बेसिकली क्या है, मोनोकॉट ही है। ठीक है, cotyledon of dicot are simple structure, generally thick and swollen due to storage of food reserve as in legumes. An embryo of monocot consists of one large shield-shaped cotyledon known as scutellum situated toward one side of the embryonal axis. ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट। वो पूछ रहे बताओ इनमें से कौन सा पार्शियल रूट पैरासाइट है। तो अगर ये पढ़ा होगा तो याद आएगा, क्या है तुम्हारा, सैंडलवुड। ये क्या है, पार्शियल रूट पैरासाइट है। कैसे, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये हो सकता है तुमने नहीं पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो देखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। सैंडलवुड ट्री मतलब सैंटल एलम मतलब चंदन का पेड़, ठीक, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल रूट पैरासाइट। याद रखना, बहुत जगह पे सैंडलवुड की जगह पे वो सैंटालम एलम भी दे दे। तो हमें याद रखना है कि सैंडलवुड को क्या बोलते हैं, सैंटालम एलम। तुम लोग अगर चाहो तो मैं एक लिस्ट दे सकती हूँ कि कुछ हमें ट्रीज के साइंटिफिक बोटानिकल नेम याद करने हैं।
ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन उसी नाम से याद आता है। अब तुम्हें कॉमन नेम याद रहेगा और तुम क्वेश्चन कंफ्यूज होके बैठे रहोगे कि इसको बोलते क्या है। पर बहुत बार क्वेश्चन का लेवल टफ करने के लिए, क्योंकि जनरली साइंटिफिक नेम तुम लोग पढ़ के जाते नहीं हो, गिन के 4-5 ही साइंटिफिक नेम तुमको याद होंगे, तो उसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन देना है उनको तो वो क्या करेंगे, उसका साइंटिफिक नेम दे देंगे ताकि थोड़ा तुम कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ना है। Okay, is an example of partial root parasite. It grow on the root of Dalbergia, Albizia and Eucalyptus. मतलब सोचो कि ये जो चंदन का पेड़ है वो जनरली किस पेड़ों के पास रहता है, यूकेलिप्टस हो गया, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा अल्बीजिया हो गया, इनके पास रहता है। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या बोला गया है, पार्शियल रूट पैरासाइट, मतलब पक्का वो दूसरे के रूट में अपनी रूट एंटर करवाने वाला है। देखो, द सकिंग रूट ऑफ द प्लांट्स अटैक द रूट attacks the root of the host tree and form them nutrient are absorbed, मतलब खुद के बस का कुछ नहीं, वहां से न्यूट्रिएंट्स खींच ले, इसलिए partial root parasite बोलते हैं। ओके, विस्कम इज कंसिडर्ड एज हेमी पैरासाइट। अच्छा, अब इसके बारे में, बाकी के बारे में डिस्कस किया गया है। Okay, is considered as hemiparasite which derive a part of nourishment from the host plant. Orobranche is an obligate holoparasite which attack strategic food crops such as legumes and vegetable. Ganoderma mushrooms are known as king of herbs for its wonderful medicinal property. They are commonly known as Rishi's mushroom. They are widely distributed shelf-like knob-like fungi that feed either as saprobes or dead wood or as parasite on the live wood of hardwood trees. तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली कि सबसे पहले जो तुम्हारा चंदन का पेड़ है वो पार्शियल पैरासाइट है, वो यूकेलिप्टस जैसे बड़े ट्रीज है उनके रूट में अपनी रूट अटैच कर लेता है, वहां से न्यूट्रिशन ले लेता है। दूसरा, तुमने किसके बारे में पढ़ा, विस्कम के बारे में पढ़ा, मिसलेटो, जो कैसा कंसिडर किया जाता है, हेमी पैरासाइट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, पूरा का पूरा नरिशमेंट ही ले लिया। देखो, एक होता है पार्शियल पैरासाइट, मतलब सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा चाहिए। हेमी पैरासाइट तुम्हारा आधी चीजें ही चाहिए, हेमी पैरासाइट, ठीक है, जो नरिशमेंट में ले रहा है। उसके बाद ओरोब्रांचे क्या कर रहा है, एक ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है, ठीक है, जो स्ट्रैटेजिकली क्या कर रहा है कि सिर्फ मैं कुछ प्लांट्स या क्रॉप से ही अटैच होऊंगा, ठीक है। और आखिरी वाला जो तुम्हारा गैनोडर्मा है वो क्या है, वो तो मेडिसिनल मशरूम है, ठीक है। चलो, अब जो मशरूम होते हैं वो तो तुमको पता ही है, सैप्रोफिटिक होते हैं नेचर में, डेड डिकेड ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं। पूरा का पूरा किंगडम फंजाई जो है वो पूरा का पूरा ही सैप्रोफाइट है, नया क्या है उसमें। चलो, पर ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकता है अगली, इस बार उन्होंने सैंटालम एलम पे क्वेश्चन पूछ लिया, अगली बार किसी और पे पूछ लेंगे। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, The biggest constraint of plant breeding is, वो पूछ रहे बताओ प्लांट ब्रीडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है। तो चलो ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है पर ऑप्शंस तो देख ले। अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल जीन इन द क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव्स, बिल्कुल सही। देखो, जब भी हम क्रॉप का ब्रीडिंग कर रहे हैं या हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं या इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भैया कौन से दो प्लांट्स है, कि कौन से वो कैरेक्टर जो हमको चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे। और उन्होंने वही बोला कि प्लांट ब्रीडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पता होना कि कौन सा कैरेक्टर तुमको चाहिए, और वो कौन सा कैरेक्टर कौन से जीन में और कौन से प्लांट के अंदर है, कौन सी वेराइटी के अंदर है, ये पता होना चाहिए। तो देखो, तो अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल जीन, क्योंकि एट द एंड कोई कैरेक्टर है वो किससे एक्सप्रेस हो रहा है, जीन से ही एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, इन द क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव्स, तो ये सबसे बड़ा है। तो अभी के लिए तो ये सबसे बड़ा है, तो टिक मार के रख दो, फिर भी आगे के ऑप्शंस पढ़ लो, क्योंकि याद रखो हमें एमसीक्यू में जो भी होता है हम किस पे जाते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं क्या करूं, जो नेचुरली जो मेरे को चीज चाहिए वो है जीन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड मैन पावर, नहीं, मैन पावर में ट्रेन भी कर दूंगी, मेन सारी चीजें तो वहीं पे आएंगी ना, जो मेरे को कैरेक्टर चाहिए जो किस में है, जीन में है, तो ये भी नहीं। ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम अनरिलेटेड सोर्सेज, अनरिलेटेड सोर्सेज से क्या भैया मेरे को एलियन बनाना है क्या, नहीं, मुझे तो अपने कैरेक्टर चाहिए, चॉइस ऑफ कैरेक्टर चाहिए फ्रॉम चॉइस ऑफ जीन, वो भी डिजायरेबल जीन, और जो अवेलेबल होने चाहिए। पता चला कि मैं कोई ऐसी वेराइटी मतलब ग्रो करवाना चाहती हूँ जिसका कोई कैरेक्टर चाहिए, पर वो पर्टिकुलर स्पीशीज का जो सब स्पीशीज है, मतलब पर्टिकुलर वेराइटी है, वो एक्सटेंट हो गई है, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और यकीन मानो
मानो आने वाले फ्यूचर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होने वाली है, अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल जीन, क्योंकि वो प्लांट या वो पर्टिकुलर एनिमल क्या हो जाएगा, एक्सटेंट हो जाएगा। इसी को काउंटर करने के लिए याद करो कौन सी टाइप के कंजर्वेशन यूज किया है, XC2, जिसमें हम करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन थ्रू सीड बैंक या जीन बैंक। याद आया? चलो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल जीन इन द क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव्स। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द बिगेस्ट कॉन्स्ट्रेंट ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रिस्ट्रेन जीन दैट आर प्रेजेंट एंड आइडेंटिफाइड इन वेरियस क्रॉप वेराइटी और वाइल्ड रिलेटिव्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इमेच्योर मेल जर्म सेल अंडरगो डिविजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अच्छा बताओ जल्दी, कहानी कहां से शुरू होती है, स्पर्मेटोगोनिया से, जो क्या होती है, स्पर्म मदर सेल। वो कैसी होती है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब डिप्लॉयड रहती है। तुम्हारी बुक में एक अच्छा सा डायग्राम दिया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से लिया हुआ है। तो क्या होता है उसका, फिर उसका डिविजन होता है, कैसे डिवाइड करती है, मियोसिस से डिवाइड करती है। 46 का क्या बनता है, 23 बनता है। किस टाइम पे होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाले। चूज द करेक्ट वन विथ रेफरेंस टू द अबव। ठीक है, मतलब बेसिकली वो प्रोसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है चूज द करेक्ट वन, मतलब सीधा सा लॉजिक हो गया कि 4 में से 3 स्टेटमेंट क्या रहेंगे, गलत। तो यहाँ भी इजीली लग सकता है ना डिडक्शन मेथड। तुम बस ये देख लो कि कौन सा गलत है। गलत है तो मतलब वो आंसर तो हुआ ही नहीं। अब तुम्हें भले सही में डाउट है नहीं है, छोड़ दो, मतलब वही आंसर तुम्हारा हो सकता है। बस क्या ढूंढना है तुमको, गलत ढूंढना है। ठीक है, चलो, तो स्पर्मेटोगोनिया हैव क्रोमोसोम एंड सम टाइम अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, सेल डिवीजन। गलत बाबा, स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म मदर सेल है वो तो हमेशा ही, यहाँ ये सम टाइम वर्ड गड़बड़ लिखा हुआ है, तो इसको क्या करोगे, क्रॉस, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और सही क्या, सही वाला पूछा हुआ है। आगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, अभी रखे रहो, सपोज करो कंफ्यूज हो, होल्ड करो। अच्छा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम, यहां तक तो ठीक है। ऑफ एंड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो देखो कुछ कुछ जरा सा वर्ड डिफर हो सकता है। ठीक है, अभी वेट करके रखो, आगे भी पढ़ लेते हैं, फिर लगाते कैलकुलेशंस। स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटिड, क्या ये वर्ड सही है? स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड में ट्रांसफर होते हैं, तो देखो जरा इसका करेक्ट सही वाला ऑप्शन क्या है, मतलब करेक्ट क्या है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम, ये बात सही है। फिर बोलोगे मैम ऊपर वाले में तो आपने बता दिया कि समटाइम वर्ड गड़बड़ लिखा हुआ है। बी में क्या है, बी में अगर ध्यान से देखोगे ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और थर्ड वाला तो सही है पूरा, और फोर्थ वाले में ये वाला वर्ड गलत लिखा हुआ है। स्पर्मेटोजोआ के बाद क्या आता है, सीधा सीधा स्पर्म्स आ जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, और उल्टा लिखा हुआ है, अगर ध्यान करो, स्पर्मेटोजोआ के बाद आता है स्पर्म्स, और उन्होंने लिखा है स्पर्मेटोजोआ से बनता है स्पर्मेटिड, ना बाबा, रिवर्स में लिखा हुआ है। चलो, या तो ये वर्ड होना चाहिए स्पर्म्स, या तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बने, ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, जो गलत है, गलत कहाँ गलत है वो बता रहे हैं कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया कैसा है, डिप्लॉयड है, मतलब 2n मतलब क्या, 46 क्रोमोसोम। याद करो, कोई भी हमारी बॉडी में क्या, जिस भी सेल का नाम बायोलॉजी में लिखा गया है मदर सेल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो खुद क्या रहेगी, 2n रहेगी, और वो बनाएगी n, तो वो खुद कैसी रही, 2n मतलब क्या, 46 क्रोमोसोम, और क्या होगा उसका, माइटोटिक सेल डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय मियोटिक सेल डिवीजन, और आखिरी जो रिवर्स में लिखा होना चाहिए था पर क्वेश्चन में गलत लिखा है, पर उन्होंने पूछा ही था, मतलब 3 क्वेश्चन गलत दिए हुए थे, उसमें से एक सही पूछा था। ठीक है, चलो मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब 4 में से एक इनकरेक्ट होगा, बाकी 3 क्या होंगे, करेक्ट। ठीक, इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सही है, स्टेटमेंट सही है, पूछा इनकरेक्ट, इसलिए इसको लगाओ क्रॉस।
आगे कोलेस्ट्रम कंटेन, कोलेस्ट्रम मतलब मदर्स मिल्क है ना, उसको क्या, अच्छा कंटेन्स एंटीबॉडी एंड न्यूट्रिएंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर पूछा क्या है, गलत, लगाओ क्रॉस। पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंज इन एग सरफेस। पॉलीस्पर्मी मतलब क्या, एक ओवम में और बहुत सारे स्पर्म्स आ गए उसको फर्टिलाइज करने के लिए, पर वो ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है। जैसे ही फर्टिलाइज हो जाता है, होता क्या है, ओवम की जो बाहर की लेयर उसमें कुछ फिजिकल चेंज आता है। फिजिकल चेंज से ये होता है कि जो भी फर्दर स्पर्म आ रहा है उसको क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, इसलिए पॉलीस्पर्मी नहीं हो पाती। तो कैसा चेंज आता है, फिजिकल चेंज आता है। ध्यान से देखो इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, केमिकल चेंज, हुआ क्लियर। तो अभी फिर भी डाउट है मैम, आगे भी पढ़ ही लेते हैं, एकदम कैसे लगा ले आंसर, ठीक है, होल्ड करके रखो। अगला, in human female implantation occurs almost 7 days after fertilization, मतलब ये बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद वो जो जाइगोट है वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हुए कहाँ आ गया, यूट्रस में आ गया, और क्या कर लिया, इम्प्लांट कर लिया, मतलब एंडोमेट्रियम वाली लेयर पे अटैच कर लिया, क्योंकि अब क्या करना है, उसको जेस्टेशन वाली पीरियड से गुजरना है। याद आया, हाँ सही लिखा है, सही तो लिखा है, गलत क्या लिखा है, तो सही, पर पूछा क्या है, इनकरेक्ट, लगा दो क्रॉस। तो अब क्या हो गया, एक ही ऑप्शन बचा। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पॉलीस्पर्मी में बी डिफाइंड एज अ फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम बाय मोर देन वन स्पर्म, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज करता है, ठीक। During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum. तो अगर याद होगा zona pellucida से ओवम की 3 लेयर्स रहती है, सबसे बाहर कौन सी रहती है, zona radiata, बीच में कौन सी होती है, zona pellucida, जिसको बेसिकली पेनिट्रेट करना होता है, और सबसे अंदर लेयर होती है, ठीक है, 3 लेयर रहती है। तो इसमें कौन से फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कौन सी लेयर को हटाया जाता है और अंदर एंटर होता है स्पर्म, जोना पेलुसिडा, ठीक है। एंड इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री, ब्लॉक एंट्री कर रहा है कैसे, फिजिकली ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म, thus it ensure that only one sperm can fertilize an ovum। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन नहीं आएगा, मैम इन केस कर लिया एक और स्पर्म ने, तो पहली बात तो करेगा नहीं, फिर भी तुम्हारा वो बबल आ रहा होगा कि नहीं मैम इनकेस कर लिया तो अब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। जो ह्यूमन में 2 स्पर्म को फ्यूज करके, 2 स्पर्म और एक ओवम फ्यूज करके नहीं बन सकता, वो एग ही क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, ठीक हो गए तुम्हारे डाउट कि अगर कर लिया तो, एक से ज्यादा कर लिया तो कुछ नहीं होगा, डिग्रेड हो जाएगा, सीधा सा लॉजिक, ठीक है। चलो मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। द रिजर्वायर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन, वो पूछ रहे बताओ कि बायोजियोकेमिकल साइकिल, अगर याद होगा बायोजियोकेमिकल साइकिल में तुम पढ़ चुके हो, तुम्हारी फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारी साइकिल्स पढ़ चुके हो, तो उसका रिजर्वायर कहाँ रहता है, कहीं और नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर में, तो यही उन्होंने दिया है आंसर, सीधा सा लॉजिक है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो रिजर्वायर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सोनालिका एंड कल्याण सोना आर वेराइटी ऑफ, तो ये वेराइटी एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना नहीं है, किसकी वेराइटी है, वीट की, ठीक है। तो सोनालिका एंड कल्याण सोना आर वेराइटी ऑफ वीट। सोनालिका इज डेवलप्ड फ्रॉम हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ fertilizer responsive wheat variety. They were developed in 1963 at IARI, that is Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, as a part of systemic program for breeding semi dwarf wheat variety. तो अब इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या हुई, हो सकता है अगला क्वेश्चन वो पूछ ले कि कौन से ईयर में सोनालिका को डेवलप किया था और कौन सी एजेंसी ने, तो ये भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो तुम्हारा ये क्या रहा, ईयर याद रखना है, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने उसको डेवलप किया था, IARI, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। Give one word for the following, ठीक है। टाइप ऑफ म्यूटेशन दैट अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर, अरे तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। म्यूटेशन में देखो क्या फायदा रहता है, म्यूटेशन में हमने वहां अलग अलग टाइप के सारे म्यूटेशन डिस्कस कर लिए, लो क्वेश्चन बन के आ गया कि एक बेस पेयर चेंज हो रहा है, एक बेस पेयर की कीमत तुम क्या जानो नहीं, उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। तो देखो क्या है पॉइंट म्यूटेशन, अच्छा जल्दी बताओ, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल अगर देने के लिए बोला तो क्या बोलोगे, सिकल सेल एनीमिया, देखो GAG था, एक बेस क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या बन गया, GUG। अब ये किसके लिए कोड करता था, ग्लूटामिक एसिड के लिए, एक बेस पेयर चेंज करने की वजह से क्या हुआ, पूरी कहानी, पूरा अमाइनो एसिड ही चेंज हो गया। तो वो जो डायलॉग है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तो अब हम बोल सकते हैं एक बेस पेयर की कीमत तुम क्या जानो, अमाइनो एसिड, क्योंकि पूरा का पूरा अमाइनो एसिड ही चेंज हो गया। ग्लूटामिक एसिड से क्या बन गया, वैलीन बन गया,
ठीक है, तो यही आंसर पूछा है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पॉइंट म्यूटेशन रेफर टू द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेस एंड इंक्लूड्स सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ वन और मोर बेसेस। तो अगर सब्स्टिट्यूशन हो गया मतलब किसी और की जगह रिप्लेस हो गया, जैसे अभी हुआ जीएजी की जगह पे जीयूजी लग गया, पूरा अमाइनो एसिड चेंज। अच्छा, इंसर्शन और डिलीशन का रिजल्ट क्या होगा? याद करो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा, क्योंकि हम कोड कैसे पढ़ते हैं, हम नहीं मतलब जो पॉलीमरेज है वो कोड कैसे पढ़ता है, 3-3 के पेयर में पढ़ता है, ट्रिपलेट्स में पढ़ता है। अब वहां पे जो एक लेटर एक बेस होना चाहिए था वो हटा दिया गया, तो अब बट ऑब्वियस अगला वाला पढ़ा जाएगा, तो पूरा का पूरा फ्रेम क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, जिसमें आता है इंसर्शन और डिलीशन। या तो एक्स्ट्रा ऐड कर दो या तो जो है उसको एक निकाल दो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, layers and ovum from outside to inside। लो, थोड़ी देर पहले यही डिस्कस किया था कि ओवम की कितनी लेयर रहती है, 3 लेते हैं। सबसे बाहर वाली रेडिएटा, पूरा बोलो, क्या बोलोगे, जोना तुम्हारा कोरोना रेडिएटा। फिर अंदर कौन सी आती है, जोना पेल्यूसिडा। और सबसे अंदर कौन सी आती है, विटलाइन मेम्ब्रेन। तो देखो, जो चीजें याद करनी है वो उसी सीक्वेंस में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इससे याद रखना है, ओवम की लेयर्स हो गई, उसके बाद तुम्हारे यूट्रस की लेयर्स हो गई, मतलब सीक्वेंस। ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड, कुछ भी। उसके बाद oogenesis का सीक्वेंस हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस का सीक्वेंस हो गया। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बाय सब पार्ट्स, कि किस कौन से पोर्शन में क्या आता है। सिमिलरली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये सब अपन को, और ये अगर सेम ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो सेम पैटर्न कहाँ फॉलो होगा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। वहां पे वो एम्ब्रियो सैक का पूरा इन डिटेल पूछ सकते हैं। ठीक है, और सेम वो पोलन ग्रेन का भी पूछ सकते हैं, एक्साइन कहाँ है, इंटाइन कहाँ है, सारी चीजें। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कोरोना रेडिएटा इज थिक एंड द आउटर लेयर ऑफ फॉलिकुलर ग्रैनुलोसा, जो सबसे पहले बनता है। ठीक है, उसके बाद जोना पेल्यूसिडा इज इनर एंड थिक एंड नॉन सेल्यूलर। तो अब देखो इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है कि नॉन सेल्यूलर है, एक सेल्यूलर है, एक थिक है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या हो सकती है, आज नेक्स्ट टाइम हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉन सेल्यूलर इन नेचर। 4 ऑप्शंस आ गए, तो उसमें से आ गया एक जोना पेल्यूसिडा। लो, पढ़ा नहीं होगा तो गड़बड़, क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती के 0 मार्क्स आएंगे। देखो, the zona pellucida surround the oocyte and located between the oocyte and the follicular cell. The vitelline membrane is a membrane enclosing a cell that comprise the zona pellucida in mammal। तो अपन को ये तीनों लेयर्स याद रखनी है, इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, the national level approach to build up a reproductively healthy society was taken up in a country in। तो ये तो वापस स्ट्रेट अवे डेट्स रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तुक्का लगने का कोई चांस ही नहीं है। याद ही रखना पड़ेगा कि 1950s में ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो कौन से 1950s में लिया गया था, अलग अलग हेल्थ सोसाइटी से द्वारा। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अमंग द फॉलोइंग। अच्छा, एक और चीज, अगर सपोज करो तुम डेट्स में कंफ्यूज हो, ठीक है, अब याद रखना डेट्स में कोई नया लॉजिक नहीं लगा के आ सकते हैं, जो डेट है वो वही के वही याद रखनी पड़ेगी। तो ये जो तुक्का वाला सिस्टम है, ये अगर तुम कंफ्यूज हो कि 1960 था कि 50 था, तो मैं सजेस्ट करूंगी बेटर है अगर तुम कंफ्यूज हो तो छोड़ दो, जबरदस्ती की नेगेटिव मार्किंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Among the following biogeochemical cycle, which one does not have losses during respiration? तो याद करो, biogeochemical cycle में हम कौन कौन सा पढ़ चुके हैं, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। वो पूछ रहे हैं इन चारों में से किस में रेस्पिरेशन लॉस होता नहीं है। तो सिर्फ एक ही रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, जो है कार्बन साइकिल, जो रेस्पिरेशन लॉस होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में वो इनटेक ले लेते हैं। और तुम्हारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर का तो कोई रिलेशन ही नहीं होता। वही पूछ रहा है, बताओ विच डज नॉट हैव एनी लॉस। तो भैया तीनों का ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तीनों, दो तो उनमें से क्या है, मिनरल के फॉर्म में आ रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव। Phosphorus, nitrogen and sulfur biogeochemical cycle does not have losses due to respiration. Okay, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, साइट ऑफ फ्यूजन बिटवीन स्पर्म विद एन ओवम। ये तो तुमको याद है, कहाँ होता है, एम्पुलर रीजन में। एम्पुला को किसका पार्ट है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, मतलब एम्पुला लिखा हुआ होना चाहिए। अब बोलोगे मैम एम्पुला नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करोगे, उसके आसपास का जो आंसर है उसको टिक करके आओगे, ऐसा थोड़ी ना करोगे वहां उठा के बोलोगे गलत क्वेश्चन है, नहीं ऐसे नहीं करना है। अगर तुमने अटेम्प्ट किया है तो अगर वहां से क्वेश्चन वापस गड़बड़ आया है या 2 से 3 ऑप्शन है, अगर तुमने अटेम्प्ट किया हुआ है तो तुम्हारे +5 मिल जाएंगे। चलो देखते हैं, इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम बताओ कौन सा पार्ट होता है। सपोज करो ये ओवरी है, तो वहां पे सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारा फिम्ब्रिया
फिम्ब्री है, जहां से क्या होता है, ओवम कैच होता है। फिर कौन से पोर्शन में जाता है, जैसे मुड़ा हुआ रहता है, इनफंडिबुलम, वहां होता है क्या, नहीं। बेचारा जो ओवम है वो वेट कहां करता है, उसके बाद जो पोर्शन आता है जिसको बोलते हैं एम्पुलरी रीजन, और एम्पुलरी रीजन से क्या जुड़ा हुआ रहता है, स्टाइमस जंक्शन। ठीक है, तो अब देखो इनफंडिबुलम में तो है नहीं, ठीक है, ओवरिम में थोड़ी ना होता है, ओवरिम में से तो ओवम निकलता है, ओव्यूलेशन होता है। सर्विक्स ऑफ यूट्रस नहीं, उससे थोड़ी ना होता है, वो तो पूछ रहे कि बताओ फ्यूजन कहाँ हो रहा है, मतलब हाँ ओवम भी होना चाहिए, स्पर्म भी होना चाहिए, तो वो तो एक ही जगह है जिसका नाम है एम्पुलरी रीजन। आप बोलोगे मैम स्टाइमिक जंक्शन भी तो दिया है ओविडक्ट का, तो वापस तुम क्या जाओगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट में, अब यहाँ लड़ोगे थोड़ी ना बैठ के, तो करेक्ट क्या है, एम्पुलरी स्टाइमस जंक्शन ऑफ ओविडक्ट। ठीक, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन। फेलोपियन ट्यूब जिसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी, ठीक है, हैज 3 पार्ट, फर्स्ट इज स्टाइमस, मतलब अब ये कौन से जगह से जा रहे हैं याद रखो, ये सपोज करो ये यूट्रस है, ठीक है, अब इस वाले जगह से वो लेबलिंग करते जा रहे हैं कि पहला वाला क्या आ रहा है, स्टाइमस, जो क्या कर रहा है, बाकी के ओविडक्ट को, फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस से जोड़ रहा है। फिर आता है तुम्हारा एम्पुलरी रीजन, फिर आता है तुम्हारा स्टाइमस वाली जगह, फिर आता है फिम्ब्री, और फिर ये आ गई तुम्हारी ओवरी। ठीक, चलो, तो फेलोपियन ट्यूब हैज 3 पार्ट, फर्स्ट इज स्टाइमस, ये वाला, सेकंड इज एम्पुलरी रीजन, जहां पे बेचारा ओवम वेट करेगा स्पर्म का, एम्पुलरी स्टाइमिक जंक्शन विच इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड द थर्ड इज इनफंडिबुलम, ये वाली जगह। ठीक है, और ये किससे होल्ड है, फिम्ब्री से होल्ड है, किसको होल्ड करके रखा है, ओवरी को। ठीक, okay, which is farthest from the uterus, and the first cleavage division of zygote occur in ampullary stymenic junction. हुआ क्लियर इतना, मूव करें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 41, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, हाँ ठीक है, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप के होते हैं। The type of reproduction adopted by an organism depend upon, कि वो बताओ कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन वो अडेप्ट कर रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो इसके लिए ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, अपने मन से कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, द हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अच्छा ठीक है, सिर्फ हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी डिसाइड करेगा क्या, नहीं, और कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, पर ये भी सही है, तो अभी के लिए तो टिक मार के रखो, ज्यादा बेटर ऑप्शन मिला तो हम उसके ऊपर जाएंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म नहीं, अब देखो यहाँ हैबिटेट भी मिल रहा है, मॉर्फोलॉजी मिल रहा है, हटाओ इसे। मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फिजियोलॉजी वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो फिजियोलॉजी है पर साथ में हैबिटेट भी है, और आखिरी वाले में देखो द ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट, फिजियोलॉजी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जेनेटिक मेकअप, क्योंकि याद करो मैंने बताया था जो भी हमारा फिनोटाइप है, हर चीज जो भी हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, हर चीज कहां लिखी हुई है, तुम्हारे डीएनए के अंदर लिखी हुई है कि भैया बालों का कलर ऐसा होगा, इस ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन इस तरीके से होगा, इस पर्सन की हाइट इतनी होगी, आंखों का कलर ये होगा। ठीक, हाँ, अब ये अलग बात है कि अगर न्यूट्रिशनली सपोर्ट नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता है ना, फिर हो सकता है जो एक्सप्रेस होना है वो अंडर एक्सप्रेस हो जाए। ठीक है, वापस, इसलिए जो रिप्रोडक्शन भी है उसका भी जो तरीका है वो कहाँ लिखा होगा, तुम्हारे जीन्स में। जीन मतलब क्या, जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब क्या, तुम्हारा जेनेटिक मेकअप। अब ध्यान से देखोगे, बोलोगे मैम हैबिटेट भी कवर हो रहा है, फिजियोलॉजी भी कवर हो रही है, फिर मॉर्फोलॉजी क्यों नहीं। एक बात बताओ, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, फिनोटाइप, फिनोटाइप कहाँ लिखा होता है, जीनोटाइप में, तो ज्यादा करेक्ट वर्ड हैबिटेट और फिजियोलॉजी से ज्यादा करेक्ट बोलना क्या है कि जेनेटिक मेकअप। अगर अकेला जेनेटिक मेकअप लिखा रहता है ना तुम उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, और प्रीसाइज बोलना तो जेनेटिक मेकअप एंड हैबिटेट, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो अगर उस ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजी है वो भी तो कहीं ना कहीं लिखी होगी ना कि इस तरीके से ये फंक्शन होगा, वो कहां लिखा होगा, उसी जेनेटिक मेकअप के अंदर। ठीक, चलो तो इसका आंसर भी देख लेते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, लाइक asexual reproduction in which only one parent is involved to produce offspring, and sexual reproduction in which two different parents with different genetic composition are involved. Due to living in large biological diversity, each organism undergo different mechanism to reproduce. They all depend on their habitat, physiological property, genetic constitution and other factor to reproduce and produce new organism. अगर यही चीज ऑप्शन एक वर्ड में दिया होता तो तुम ज्यादा किसके ऊपर जाते, जेनेटिक मेकअप पे, क्योंकि हर चीज जीन में लिखी हुई है कि कैसा होना है, क्या होना है, कब होना है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन, और अगर एक लिखा होता जेनेटिक मेकअप एंड हैबिटेट तो फिर उस पे जाते, क्योंकि वही बात वही है ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन इज, अरे माइक्रो प्रोपोगेशन को ही क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। किसमें होता है, प्लांट्स में होता है। ठीक है, और कैसा होता है, इन विट्रो होता है। तो सबसे पहले देखो प्लांट्स ही बोल रहे हैं तो माइक्रोब से देखा तुमने, ऑप्शन हटा दिया, प्लांट्स रख लिया, सेल्स नहीं, सेल्स किसके, प्लांट्स के, तो अभी हटा दो। ग्रोइंग प्लांट्स ऑन स्मॉलर स्केल, स्मॉलर स्केल नहीं, क्या करना है उसका कैलस ग्रो करते हैं, है ना, टिश्यू कल्चर जिसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर बी, प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो।
देखो, माइक्रो प्रोपोगेशन इज प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो, इसी को क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। जो क्या करते हैं उसमें मेरिस्टम्स लेते हैं, सीधा सा लॉजिक, अनडिफरेंशिएटेड सेल लेते हैं, उसका मास ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसको कैलस बोलते हैं, बस अब उसमें से हार्मोन्स डालते हैं, उस अकॉर्डिंग जो भी पार्ट ऑफ द प्लांट है या पूरा प्लांट है वो ग्रो करवाते हैं। देखो, टू अचीव अ लार्ज नंबर प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, दिस रिजल्ट इन जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट विच आर वाइडली यूज इन फॉरेस्ट्री एंड फ्लोरिकल्चर। बट ऑब्वियस एक ही जगह से सोर्स तो एक ही है, तो जो भी अब सेल डिवाइड करेंगे वो जेनेटिकली तो सब सेम ही रहेंगे, सबके सब क्लोन ही रहेंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, असर्शन रीजन। तो अगर याद होगा असर्शन रीजन सॉल्व कैसे करते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है, पहली बार वीडियो देख ले हो तो सुनो ध्यान से। तो असर्शन रीजन में पहला स्टेटमेंट क्या होता है, असर्शन होता है, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ोगे, तुमको लग रहा है ये स्टेटमेंट सही लिखा है तो आगे बढ़ो, अगर लग रहा है ये स्टेटमेंट कुछ भी बकवास कर रहा है तो सीधा सीधा ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा, डी। ठीक, फिर अगर तुमने देखा कि स्टेटमेंट सही लिखा है तो क्या वर्ड लगाओगे, बिकॉज वर्ड लगाओगे, उसके बाद खुद उसका रीजन बोलोगे। और जो तुम रीजन बोल रहे हो, अब याद रखना खुद रीजन बोलने के लिए पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो अपने मन से नया रीजन लगाओगे तो कुछ सॉल्व नहीं होगा। तो खुद जो रीजन बोलोगे और वही रीजन तुम्हें रीजन में लिखा हुआ मिले तो आंसर क्या आएगा, ए। अगर जो तुम बोल रहे हो वो सही है पर वो यहाँ लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, कुछ और लिखा है पर वो भी सही लिखा है पर करेक्ट लॉजिक नहीं फिट हो रहा है, तो ऑप्शन क्या आएगा, बी। और जब तुमने पढ़ा कि हाँ जो लिखा होता सारी बकवास लिखी, एकदम कचरा लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, तो चलो इसी पैटर्न के साथ सॉल्व करते हैं आज का पहला असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अप्लाइड इन पेटर्नरी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। हाँ बिल्कुल सही, मतलब पता करने के लिए कि पेरेंट्स कौन है उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि हर डीएनए भले यूनिक होता है पर कुछ ना कुछ तो कॉमन लेके आता है, जनरली जिसको हम VNTR से डिनोट करते हैं या फिर तुमने माइक्रो सैटेलाइट वर्ड पढ़ा होगा उससे डिनोट करते हैं, कुछ ना कुछ तो सिमिलर पैटर्न मिल ही जाता है, बस उसी का यूज करके पता लग जाएगा कि ये जो मेन सोर्स ऑफ डीएनए है वो कहां से आया है। ठीक है, अब देखो इसका रीजन पढ़ लेते हैं। अब जो मैंने बोला वहां लिखा हुआ मिला या सेम लॉजिक निकलते हुए मिला तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। It employs the principle of polymorphism in DNA sequence as polymorphism are inheritable from parent to children। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है, बट क्या जो मैंने बोला था कि माइक्रो सैटेलाइट का यूज करते हैं, VNTRs यूज करते हैं तो सेम बैंड्स मिलेंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं दिख रहा है। तो पर ये भी सही है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है जल्दी बताओ, याद होगा तुमने पढ़ा होगा 99.9% डीएनए तुम्हारा मेरा, एक अफ्रीकन का, एक चाइनीज का, सबका क्या है, सेम है, सिर्फ वो 0.1% अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि डीएनए पे अराउंड 1.6 मिलियन ऐसी जगह है जहां पे एक बेस पेयर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उससे पूरी कहानी चेंज हो जाती है, तुम और मैं अलग एकदम अलग अलग दिखने लगते हैं। तो वही जो चेंज आ रहा है वो बाकी सब क्या है, कॉमन रिपीट्स है, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसैटेलाइट्स बोलते हैं। और बाकी यही पॉलीमॉर्फिज्म क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ही जगह मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग हो रहा है। ठीक, और यही वो जगह है जिसको VNTR या माइक्रोसैटेलाइट का यूज करके पता लगाते हैं। पर ये भी सही है, गलत तो नहीं है, पर सही लॉजिक है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या आया, बी आया। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस called as respective DNA या repetitive DNA because in this sequence a small stretch of DNA is repeated many times। तो ये repetitive DNA है, बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि माइक्रोसैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, these sequences normally do not code for any protein but they form a large portion of human genome। These sequences show high degree of polymorphism and form a base of DNA fingerprinting। As a polymorphism are inheritable from parents to children, DNA fingerprinting is the basis of parenting testing in case of dispute। देखो इतना सब कुछ सही है पर ऊपर का लॉजिक कौन बताएगा कि यही सेम रिपीटेटिव सीक्वेंस है जो कुछ कोड नहीं करते, वो हर इंसान में होते हैं, उसी में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, तो वो लिखा हुआ होना चाहिए था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वापस आ गया असर्शन रीजन, क्या करोगे, लगा दो भैया बिकॉज। चलो अब पढ़ लेते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया कैसा है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। ठीक है, ठीक है, हीमोफीलिया इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। लो बिकॉज लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, कैसा है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर, मोर स्पेसिफिकली एक्स क्रोमोसोम की बीमारी है। और यहाँ क्या लिखा है, ऑटोसोम मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 22 के बारे में बात कर रहा है, गलत गलत गलत, तो सीधा आंसर क्या आया, डी। ठीक है, तो देखो हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर इन व्हिच एक्स क्रोमोसोम हैज द हीमोफिलिक जीन। अ हीमोफिलिक फादर कैन नेवर पास द जीन फॉर हीमोफीलिया टू हिज
सन, क्योंकि फादर टू सन तो क्या जाएगा, वाई क्रोमोसोम जाएगा। तो एक्स मतलब हमेशा हीमोफीलिया कैसे ट्रांसफर होगा, मदर टू सन ट्रांसफर होगा, ठीक है। पर वापस सन टू सन नहीं होगा, सन टू डॉटर हो सकता है, पर वापस कैसा है, रेसेसिव होना चाहिए, दोनों तरफ से आना चाहिए, नहीं तो वो फीमेल क्या रहेगी, कैरियर रहेगी, ठीक। चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 45, द एक्टोडर्म सेल विल फॉर्म द, अब अगर याद होगा तुमने 3 टाइप की लेयर्स पढ़ी होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो जो एक्टोडर्म है वो क्या बनाता है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम बनाता है, मेसोडर्म तुम्हारे मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज और जो अंदर के ऑर्गन्स बच गए, सॉफ्ट ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन, वो बनाता है, और एंडोडर्म अंदर की लाइनिंग बनाता है। तो यहाँ तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ एक्टोडर्म क्या बनाता है, तो नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा लॉजिक हो गया, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, अब आते हैं वापस कौन से, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। तो याद रखना केस स्टडी बेस्ड अलग है और अनसीन पैसेज अलग है, ये अनसीन पैसेज नहीं है। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन इससे आंसर सॉल्व हो जाएंगे पर मेजॉरिटी नहीं होंगे। तो भले ये क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो, क्वेश्चन तो वो वही पूछेंगे जो उनको पूछना है, पर फिर भी हम पढ़ लेंगे। Okay. Plants having foreign gene in their genome through genetic engineering are called transgenic plant. हाँ ठीक है, जिसमें recombinant DNA रहता है, दूसरे का DNA होता है, उसको transgenic plant बोलते हैं, basically GMOs, ठीक है। Gene can be incorporated either through a vector or through direct introduction of DNA. Vector जैसे plasmid हो गया और direct जैसे micro injection हो गया, ठीक। BT cotton is a genetically modified organism which is a pest resistant. Specific उन्होंने बोला है, क्या है वो, pest resistant. Pest मतलब insect, ठीक है, insect resistant, ठीक है। It contains gene Cry1AC and Cry2AB of Bacillus thuringiensis. तो जो Bacillus thuringiensis है वो क्या है, एक माइक्रोब है। कैसा माइक्रोब है, सॉइल बॉर्न माइक्रोब है। याद करो, ये एक्चुअली यही पूरा पैरा तुमको लिखना था 12 बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, यही पूछा था उन्होंने, पूरा का पूरा पैरा आंसर है। चलो, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल लेपिडोप्टेरेंस, क्लीरियोप्टेरेंस एंड डायप्टेरेंस, ठीक है, डिप्टेरेंस। ओके, बीटी कॉटन कैन रेजिस्ट कॉटन बोलवर्म एंड प्रोड्यूस हायर यील्ड। ओके, क्राई जीन जो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक क्राई प्रोटीन से या फिर बीटी टॉक्सिन से। इट इज एन एंडोटॉक्सिन विच रिमेन एज प्रोटोटॉक्सिन इन प्लांट एंड कन्वर्ट टू एक्टिव टॉक्सिन आफ्टर गेटिंग इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट। Alkaline pH of the insect gut solubilize the protein crystal. The activated toxin create pores in the midgut wall of the cell which causes them to die. तो अगर ध्यान से देखोगे ये पैरा कहीं और से नहीं, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। अब उसी के बेसिस पे क्या आएंगे, क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस पैसेज के बेसिस पे। What is true about BT cotton crop? They are fungal resistant? नहीं, सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया है पेस्ट रेजिस्टेंट। पेस्ट क्या होता है, इंसेक्ट होता है। तो देखो तो सीधा साधा आंसर आ गया, दे आर इंसेक्ट रेजिस्टेंट। ड्रॉट रेजिस्टेंट नहीं, दो अगर याद होगा तो जीएमओ को टारगेट ही उस तरीके से किया गया, पर्पस ये था कि ड्रॉट रेजिस्टेंट बने, डिजीज रेजिस्टेंट बने, पेस्ट रेजिस्टेंट बने। पर बीटी बेसिकली फोकस किस पे करता है, पेस्ट पे, ठीक है, या फिर इंसेक्ट पे। कौन से कैटेगरी, 3 कैटेगरी जो थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, कौन कौन सी, यहाँ देखो, लेपिडोप्टेरेंस, कीलियोप्टेरेंस एंड डायप्टेरेंस, ठीक। ओके, तो ऑल ऑफ दिस आएगा क्या, नहीं, आंसर ही एक ही है जिसका नाम क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट। तो बीटी कॉटन कैसा है, एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। ओके, कॉटन बोलवर्म आर किल्ड बाय द प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन। अब ये दिया हुआ है अनसीन पैसेजेस से, सीधा सीधा उसमें दिया हुआ है कि कौन सा है, Cry1AB एंड Cry1AC। तो ये तो सीधा सीधा आंसर हो गया, ये तो तुम याद करके भी गए होगे, लिखा भी होगा तुमने 12 बोर्ड के पेपर में। चलो आगे मूव करते हैं। तो बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म व्हिच इज अ पेस्ट रेजिस्टेंट। इट कंटेन जीन Cry1AC एंड Cry2AB ऑफ Bacillus thuringiensis। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल, वापस वही चीज रिपीट हो गई, लेपिडोप्टेरेंस, कीलियोप्टेरेंस, डायप्टेरेंस। बीटी कॉटन can resist cotton bollworm and produce high yield। इतना कुछ पूछा नहीं था पर वो पूरा दिया हुआ है तो वही लिख दिया है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो नॉट क्या हुआ, तुम्हारा कीवर्ड हो गया, मतलब 4 में से 3 सही होंगे और 1 नहीं होगा, वही पहचानना है। अब यहाँ भी क्या लगा सकते हो तुम, अपना डिडक्शन मेथड। कैसे, तुम 3 जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके, बस उन्हीं को ढूंढो और क्रॉस कर दो, जो बच गया वो आंसर हो गया। An advantage of GM crops, अभी थोड़ी देर पहले बोला, GM crops क्यों बनाए जाते हैं, डिजीज फ्री करने के लिए, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए, ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाने के लिए। तो हो सकता है इसमें से कुछ लिखा नहीं हो, जो इतना बोला वही आंसर होगा। GM प्लांट एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, हाँ बिल्कुल सही। एग्जाम कैसा है, गोल्डन एग्जाम्पल कैसा है, गोल्डन राइस हुआ, विटामिन ए। पर याद करो ये तो तुम्हारा एडवांटेज है और पूछा क्या है, नहीं है, काटो। GM plants are more tolerant to abiotic stress। अरे बनाया ही वैसे गया कि abiotic stress को झेल सके, तो ये तो कैरेक्टर है,
पूछा क्या है, नहीं है, काटो। GM plants have helped to reduce post harvest losses, ये भी है, ये भी तुम्हारे NCERT में जब तुम पढ़ते हो वो लिखा हुआ है। तो ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। पूछा क्या है, नहीं है, लो आंसर मिल गया तुम्हारा डी। मैंने पढ़ा भी नहीं फिर भी आंसर मिल गया, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। मन नहीं मानता मैम, पढ़ लो पढ़ लो। GM plant can cause gene transfer to non target plant species, नहीं भैया, जीन ट्रांसफर थोड़ी ना कर रहा है वो, कुछ जो खुद का जीन है जो उसमें डाला हुआ है तो वो एक्सप्रेस हो रहा है, बस ट्रांसफर कब से करने लगा। तो ये हुआ तुम्हारा क्या आंसर। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ GM प्लांट्स आर दे एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस एंड हेल्प इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिडक्शन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बीटी क्या स्टैंड करता है, बैसिलस thuringiensis क्या है, हम तो बोलते ही हैं एक सॉइल बॉर्न माइक्रोब है, बैक्टीरिया है। चलो देख लेते हैं। इज लो आ गया। अब बैक्टीरिया है तो फंगस को हटा दो, सॉइल बॉर्न ही है तो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, क्या हुआ तुम्हारा, सॉइल बॉर्न माइक्रोब हुआ। तो बीटी इज अ माइक्रोब नेचुरली फाउंड इन सॉइल, इट मेक प्रोटीन दैट आर टॉक्सिक टू इमेच्योर इंसेक्ट या लार्वे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बीटी एंड ईच टारगेट डिफरेंट इंसेक्ट ग्रुप। ठीक, चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी क्वेश्चन है, तो ध्यान से सॉल्व करना, फिर मेरे को जरूर चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कैलकुलेट करके कि कितने तुमने स्कोर किए। 250 का पेपर था, 200 के आसपास हुआ तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी जितने स्कोर किए जरूर बताना। चलो, some strain of Bacillus thuringiensis can kill certain insects such as, लो ये तो सीधे सीधे वापस क्वेश्चन आ गया, ये दिया हुआ था लेपिडोप्टेरन्स। ठीक है, 2-3 जीनस को किल करता है, उसमें से एक ऑप्शन दिया है, आ गया आंसर। तो लेपिडोप्टेरन्स आर एन ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट कंसिस्टिंग of moths and butterfly. Some insects of this order can be killed by the bacteria Bacillus thuringiensis. और इसके साथ तुम्हारा मॉक टेस्ट होता है खत्म। तो क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, www.magnetbrains.com टाइप करोगे, जैसे ही टाइप करोगे ये होम पेज आएगा। क्या करोगे, CUET पे सिलेक्ट करोगे। अगर कोई टॉपिक रह गया है 12th का, ऐसा लग रहा है वापस पढ़ना है, तो फिर CUET की जगह कहाँ सेलेक्ट करोगे, CBSE K-12 में। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। फिर यहाँ पे CUET के सिलेबस बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उस पर सिलेक्ट करोगे। पुराने जितने भी मॉक टेस्ट है अगर सॉल्व नहीं किए प्लीज सॉल्व कर लो, क्योंकि टाइम कम है, मैक्सिमम क्या करना है, मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं इसके अंडर उसको सिलेक्ट करोगे और सुनना शुरू करोगे। सिर्फ सुनना नहीं है, याद भी करना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले मॉक टेस्ट के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय और बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स पे।